अध्याय 926 वह इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। अध्याय 926 वह इतनी प्यारी कैसे हो सकती है। क्या तुम जाग रहे हो? निंगशी ने जम्हाई ली और आलस से अपने पैर पसार लिए। फिर उसने अपने पीछे से तकिया निकाला, उसे गले लगाया और विचारों में खोई रही। हालांकि जी फेशु ने पुरुष वेश धारण किया था, फिर भी वह अभी अभी जागी थी। और तो और वह लिंग यू के सामने थी, जो उसकी पहचान जानता था। ऐसी असुरक्षित स्थिति में उसकी मर्दाना छवि को जानबूझकर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया उसका शुरुआती सख्त और अनियंत्रित आभामंडल फीका पड़ गया। उसके हाव भाव कोमल थे और उसके सिर से कुछ बाल ऐसे निकले हुए थे मानो वह कोई धुंधली सी बिल्ली हो, जिससे वह बेहद प्यारी लग रही थी। उस क्षण सभी क्रू सदस्य और अभिनेता उसकी सुंदरता से दंग रह गए। ओह, एस सीनियर कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। वो इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? कौन जानता था कि सीनियर का ये रूप भी होगा। जी यूमिंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उत्साह से तस्वीरें खींचने लगीं। सीनियर के लायक, कमाल है। क्यूई फांग के हाथ में रखे सूरजमुखी के बीज जमीन पर गिर पड़े। रतन की कुर्सी पर बैठी उस लड़की को तकिए से लिपटाए हुए कोमल और कमजोर देखकर उसके गाल गर्म होने लगे। वाह, भाड़ में जाए ये। उसने वास्तव में सोचा कि यह परेशान करने वाला व्यक्ति भी काफी प्यारा था। चेन हानचेन भी दंग रह गया। एक बेहद परेशान करने वाले और नीच आदमी से इतनी आज्ञाकारी और प्यारी लड़की में बदलाव बहुत बड़ा बदलाव था कि मिंग्यू में पहले हुए बदलाव से भी ज्यादा। क्या ये पढ़ने लायक है? जी फेक्स्यू ने अपना सिर झुकाया और उसके हाथ में शेक्सपियर की संपूर्ण कृतियों की पुस्तक को देखा। इसे अच्छी तरह से छिपाओ, आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वास्तव में अब उस आदमी का स्वर धीमा हो गया था और वह बहुत खुश नहीं लग रहा था। क्या? जी फेशु को उसके मुंह से निकले ये बेतरतीब शब्द समझ नहीं आए। उसके चेहरे पर मासूमियत और उलझन साफ झलक रही थी। लिंग यू के सामने वह पूरी तरह से अपना असली व्यक्तित्व दिखा रही थी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक पन्ना खोला और किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। जी फेक्स्यू ने नीचे देखा और पाया कि लिंग यू ने जो पेज खोला था वह अनजाने में एक व्यक्ति के नाम से भरा हुआ था, जिसे उसने लिखा था। ये भर गया था, ये सब सी जिया था। जी फेशु के गाल लाल हो गए और उसने किताब छीन ली। कितना परेशान करने वाला है, तुम किसी और की किताब को यूं ही कैसे देख सकती हो? फिर वह गुस्से में अपनी किताब लेकर बालकनी से बाहर चली गई। उसके पीछे आदमी उस लड़की की विदा होती हुई आकृति को बेबसी और हंसी के मिले जुले भाव से देख रहा था। हालांकि जब ये सब मिट गया तो अकेलापन और गहरापन, एक ऐसा आंतरिक उथल पुथल जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, रह गया। बहुत बढ़िया हो गया। चेन मियां ने राहत की सांस ली, फिर हंसे। निंगशी, इस बार तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा था। यह वो एहसास था जिसे मैं पूरी तरह से कैद करना चाहता था। यह उसकी कल्पना से भी बेहतर था। वह एक ऐसी महिला प्रधान भूमिका की छवि बनाना चाहते थे जो लोगों के दिलों की गहराई को छू सके, चाहे वह पुरुष या महिला का किरदार निभा रही हो। निंगशी मर्दाना अभिनय में इतनी माहिर थी कि उसे लगभग चिंता होने लगी थी कि वह औरत के रूप में अच्छी नहीं लगेगी। दरअसल उसने बेवजह चिंता की थी। जियाओ के का प्रदर्शन आज भी बुरा नहीं था, इसे जारी रखो। चेन मियां ने के मिंग्यू की भी तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। प्रतिभा की कदर करने वाले हृदय के कारण उन्होंने के मिंग्यू को एक उपयुक्त प्रबंधन कंपनी खोजने में मदद करने पर भी विचार किया था। अन्यथा यदि उसके जैसा मूल्यवान पौधा गलत रास्ते पर चला जाए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। दृश्य समाप्त होने के बाद निंगशी लगातार के मिंग्यू के करीब जाना चाहती थी, लेकिन जियांग मुले उसे रोकता रहा। तुम वहीं रुक जाओ, मुझे परेशान मत करो। अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुम कोई कांड रचते हो तो तब तक इंतजार करो जब तक लिंग झिझी तुमसे नफरत न करने लगे। बहन झिझी इतनी क्रूर नहीं है। हाँ, वो इतनी भी क्रूर नहीं है। तुम बहुत भोली हो। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अध्याय 927 पूरी तरह से मेरे प्रकार का। अध्याय 927 पूरी तरह से मेरे प्रकार का। जियांग मुले अब उदास था। वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह लू टिंगजियाओ के बराबर नहीं है। और अब अचानक एक नया आदमी कहीं से प्रकट हो गया जिससे निंगशी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जब उसने देखा कि निंगशी अभी भी बेचैन है तो जियांग मुले ने असहाय होकर कहा, क्यों न मैं इस लड़के की पृष्ठभूमि की जांच करने में तुम्हारी मदद करूं? हाँ। निंगशी ने तुरंत सिर हिलाया। निंगशी ने उस दिन के शूटिंग शेड्यूल को देखा और दुखी होकर महसूस किया कि उसे और के मिंग्यू को केवल उसी दिन एक साथ फिल्म में काम करना था। फिल्म की ज्यादातर कहानी पुरुष और महिला प्रधान किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रही। हालांकि दूसरे पुरुष प्रधान किरदार को ज्यादा भूमिकाएं नहीं मिली, लेकिन उसके ज्यादातर दृश्य महिला प्रधान किरदार के साथ ही थे। इसके बाद चेन हानचेन और क्यूई फॉर्म का दृश्य था, जो दोनों पुरुषों के बीच एक चुंबन दृश्य था। कहानी इस बारे में थी कि कैसे चेन हानचेन को एहसास हुआ कि नायिका के प्रति उसकी भावनाएं लगातार अजीब होती जा रही हैं, इसलिए उसे शक हुआ कि क्या उसे वाकई पुरुष पसंद हैं। घबराहट और खुद पता लगाने के दबाव में उसने क्यूई फॉन पर इसका परीक्षण किया। ये दृश्य इस पूरी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हास्य दृश्य था। क्यूई फॉन के अधिकांश दृश्य काफी मजेदार थे और यदि वह अपने चरित्र को अच्छी तरह से निभाते तो वास्तव में वे काफी पसंद किए जाने योग्य होते। इधर आओ। सी जिया ने अपने हाथ में सिगरेट को कुचला और अचानक जियांग जियाओहाई को बुलाया, जो गेम खेलने में व्यस्त था। यह क्या है? जियांग शियाओहाई अपने खेल में मग्न था और उसने ऊपर भी नहीं देखा। सी जिया बस चलकर आया, फिर जियांग शियाओहाई की ठुड्डी पकड़ ली और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। उगे जैसे ही वे अपने होंठ मिलाने वाले थे,
दोनों पलट गए और उनका गला रुंध गया। सभी क्रू सदस्य हंस पड़े। इस दृश्य को 10 से अधिक बार खराब दृश्यों के माध्यम से फिल्माया गया, जिसके बाद अंततः इसे फिल्माया गया और जब दोनों व्यक्तियों ने इसे फिल्माया तो वे तुरंत अपना मुंह धोने के लिए भाग गए। अपने मुंह को अच्छी तरह से कुल्ला करने के बाद क्यूई फॉन्ग कुर्सी पर उदास होकर झुक गया और बोला, कर्म जीवन में जल्दी ही वापस आ जाता है। मैं अब अन्य लोगों के दुर्भाग्य पर खुश नहीं होऊंगा। चेन हानचन ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा, फिर क्यूई फॉन्ग को एक बुरी नजर से देखा। उसने तुरंत साफ तिरस्कार से अपना सिर घुमा लिया। उफ़, ये तिरस्कार किस बात का है? तुम ही हो जिसने मुझे जबरदस्ती चूमा था। मैं यहाँ सबसे बड़ा शिकार हूँ। जी यूमिंग इस हास्य जोड़ी को देखकर तब तक हंसती रहीं जब तक कि वह सीधे खड़ी नहीं हो सकी। जब सभी लोग अभी भी शूटिंग के बारे में हंस रहे थे, तभी निर्देशक का सहायक अचानक एक लड़की को लेकर आया जो ऐसा लग रहा था जैसे वह सेट पर घूमने आए हो। जब उसने डायरेक्टर की असिस्टेंट के पीछे वाली लड़की को देखा तो क्यूई फॉन्ग की जान में जान आए। वाह, लड़की अलट, बड़ी लड़की, और वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। एक लंबी और परिपक्व बुजुर्ग औरत। क्यूई फॉन्ग इतना उत्तेजित था कि उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। चेन हानचन भी सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भाव बदल गए। क्या वह झूम परिवार की बेटी झूम कीर थी? वह यहाँ क्यों होगी? उसने उसे एक बार देखा था जब वह अपने पिता के साथ एक भोज में शामिल होने गया था। अब भी वह उसकी उपस्थिति को उसके प्रबल आभामंडल से जोड़कर नहीं देख पा रहा था। जब उसने क्यूई फॉन्ग, चेन हानचन और सभी पुरुषों को उस महिला पर लार टपकाते देखा तो जी यूमिंग ने दुखी होकर अपने गाल फुला लिए। उसमें ऐसा क्या खूबसूरत है? उसका चेहरा पोकर स्टिक जैसा है, मानो किसी ने उस पर बहुत सारा पैसा या कुछ और कसदार रखा हो। तुम मर्दों को हमेशा ऐसी औरतें क्यों पसंद आती हैं? हा, मुझे लगता है कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो, क्यूई फैंग ने चिढ़ाते हुए कहा। कौन जल रहा है? जी यूमिंग उस बिल्ली जैसी थी जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। हालांकि वह प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे उन लंबी आकर्षक सुंदरियों से सचमुच ईर्ष्या हो रही थी। वह सुंदरी कौन है? अगर वह कोई सेलिब्रिटी होती तो मुझे उसके बारे में कोई धारणा न होने का कोई मतलब नहीं होता, क्यूई फॉन्ग ने पूछा। चेन हानचन ने उत्तर दिया, यह इंपीरियल की नंबर 1 सोशलाइट झूम कीर है। अध्याय 928, क्या उसे आपकी प्रेम प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए? अध्याय 928, क्या उसे आपकी प्रेम प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। क्यूई फॉन्ग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जब चेन हानचन ने देखा कि क्यूई फॉन्ग उनके परिचय के लिए इतनी प्रशंसा दिखा रहा है तो उसका अहंकार बढ़ गया। हम एक बार किसी भोज में मिले थे, वह तुम्हें देखने के लिए यहाँ नहीं आएगी, है ना? क्यूई फॉन्ग ने अचानक पूछा। चेन हानचन ने सिर हिलाया। हम इतने करीब नहीं हैं, इसलिए उसे भी नहीं होना चाहिए। दरअसल वह खुद जानना चाहता था कि वह यहाँ क्यों आई है। क्या वह जियांग मुये को देखने के लिए यहाँ आ सकती है? आखिरकार सोशलाइट सर्कल में जियांग मुये के सबसे अधिक प्रशंसक थे। क्या वह यहाँ जियांग मुये से मिलने आए हैं? जी यूमिंग ने चेन हेंचन के दिमाग को पढ़ते हुए पूछा। क्यूई फॉन्ग ने अपना सिर खुजलाया। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जियांग मुये हमारी टीम का सदस्य नहीं है, वह बस निंग शी से मिलने आया है। मिस चूंग मशहूर हस्तियों के पीछे पीछे यहाँ तक कैसे आ सकती है? तो यह अजीब है क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह जूम कीर है और हम सब नए लोग हैं, तो कोई और नहीं है जो इतनी प्रतिष्ठित महिला को आमंत्रित कर सके, है ना? जी यूमिंग उलझन में थी। मिस चूंग, कृपया इस ओर आइए। भाई शी ने हमें पहले ही बता दिया है कि आप यहाँ आएंगी, सहायक ने कहा, जबकि कलाकारों और क्रू ने बिना पलक झपकाए उसके बगल में खड़ी सुंदरता का मूल्यांकन किया। शुक्रिया। जूम कीर ने हल्के से सिर हिलाया, ये सोचकर कि जिस तरह से असिस्टेंट ने निंग शी को संबोधित किया था वह थोड़ा अजीब था। भाई शी, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग शी ने फिल्म के लिए पुरुष का वेश धारण किया था? क्या निंग शी आज पुरुष वेश में है? जूम कीर ने झिझकते हुए पूछा। सहायक ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, इन 2 दिनों में वह पूरी तरह से पुरुष वेश में रहेगी। भाई शी बहुत सुंदर है। अफसोस है कि तुम कल नहीं आए। कल की शूटिंग वाकई शानदार थी, सचमुच। जून कीर को लगा कि वह कुछ चूक गई है, लेकिन जब उसने सोचा कि वह बहुत जल्द उस प्रिंस चार्मिंग को कैसे देख पाएगी जिसे वह लंबे समय से देख नहीं पाई थी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई शी, तुम्हारा दोस्त यहाँ मिलने आया है, सहायक ने निंग शी की ओर चिल्लाकर कहा, जो अभी अभी कपड़े बदलकर निर्देशक के साथ एक दृश्य देख रही थी। निंग शी ने अवचेतन रूप से सहायक की ओर देखा। अगले शूट के लिए निंग शी ने एक अलग ही पोशाक पहन ली थी। उसने जड़ाऊ काले चमड़े की एविएशन जैकेट, धुली हुई जीन्स और ओवर द टॉप प्रिंट वाले बूट पहने थे, जबकि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी फ्रिंज उसकी आंखों पर थोड़ी सी गिर रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही लुक था जैसा उस दिन था जब वह लू जिंगली के बंगले पर आई थी। जिस क्षण उसने निंग शी को देखा, जून कीर का दिल धड़क उठा, मानो वह समय में पीछे चली गई हो जब वह पहली बार अपने राजकुमार से मिली थी। निंग शी ने डायरेक्टर से कुछ बातें की और फिर उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास गई। कीर, तुम यहाँ हो, तुमने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? मैं जाकर तुम्हारा स्वागत कर सकती थी। जून कीर स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और आंसू बह रहे थे। निंग शी घबरा गई और उसने जल्दी से उसके कंधे पकड़ लिए।
क्या हुआ? क्या तुम्हारा भाई फिर से शरारत कर रहा है? जूनकीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं तब मैं बस खुश हूँ। जूनकीर ने शर्म से नीचे देखा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। निंगशी जानती थी कि वह वास्तव में अपने दूसरे व्यक्तित्व तांगशी की बात कर रही थी। निंगशी को अभी भी जूनकीर के प्रति कुछ अपराध बोध महसूस हो रहा था क्योंकि उसने गलती से उसका दिल चुरा लिया था, लेकिन वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती थी। हालांकि जब वे पहली बार मिले थे तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे भविष्य में इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। निंगशी ने जूनकीर को हल्के से गले लगाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। पगली, ये कैसे संभव हो सकता है? अब से तुम मुझे हर दिन देख सकोगी, जब भी तुम चाहो। जूनकीर ने खुशी से सिर हिलाया। थोड़ी ही दूर पर जियांग मुये को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। हे भगवान, इससे पहले जूनकीर अपने चाचा के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी तो क्या उसे निंगशी की प्रेम प्रतिद्वंदी नहीं माना जाता था? अब क्या हो रहा था? वह अभी भी सदमे में था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की और अपने चारों ओर एक परिचित ठंडक महसूस की। अध्याय 929, कितना रोमांचक। अध्याय 929, कितना रोमांचक। ये भयावह एहसास बहुत ही जाना पहचाना था। जियांग मुये में कुछ ऐसा था जिसने उसे पीछे मुड़ने और के मिंग्यू की ओर देखने के लिए प्रेरित किया जहां से ठंड आ रही थी। तभी उसने के मिंग्यू को कुछ चौंकाने वाला देखा। आदमी ने अपनी भौहों के बीच की जगह को चुटकी से दबाने के लिए अपना हाथ उठाया। यह एक छोटी सी आदत थी जो उसके चाचा ने तब अपनाई थी जब वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। वही हरकत किसी और व्यक्ति द्वारा की गई तो बिल्कुल अलग लग रही थी। फिर भी के मिंग्यू बिल्कुल लू टिंगजियाओ जैसा ही व्यवहार कर रहा था। और तो और कि मिंग्यू उस समय कैमरे के सामने नहीं था। वाह, क्या कि मिंग्यू सचमुच छद्म रूप में उसका चाचा हो सकता है? क्या निंग जियाओशी की अंतर्ज्ञान इतनी डरावनी सटीक थी? जियांग मुये हक्का बक्का था और सोच में पड़ गया था कि निंग शी को बताने के लिए दौड़े या नहीं। लेकिन तभी दूसरे आदमी ने उसकी नजरों को भांप लिया और उसकी आंखों से अचानक एक निर्दयी ठंडक निकली जिसने उसे डराकर वहीं बंद कर दिया। यह एक चेतावनी थी। जियांग मुये की रीढ़ की हड्डी तुरंत कठोर हो गई और वह जड़वत खड़ा रहा। उसकी जीवित रहने की क्षमता ने उसे अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। अंकल, अंकल, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुछ समय बीत गया। एक क्षण बाद जब उस आदमी को यकीन हो गया कि वह बड़ा मुंह नहीं बनाएगा, उसकी आंखों से भयावह चेतावनी धुल गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह ठीक हो सके। जियांग मुये इतना डर गया था कि उसकी पूरी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई थी। ओह, ये सच था कि निंग जियाओशी के साथ सभी प्रकार की जादुई चीजें हो सकती थीं। ये बहुत रोमांचक था। उसी समय सेट पर निंग कसी खुशी से जूनकीर से बातें कर रही थी। बाकी सबसे बेखबर। किसी को नहीं पता था कि जियांग मुये को अभी अभी सदमा लगा है और वह अब अपने जीवन के नए पड़ाव पर है। वाह, मिस जून असल में उस बदमाश के लिए यहाँ है। देखो, तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारी सीनियर कितनी अच्छी थी, लेकिन उसमें हम सबकी कुल मिलाकर भी कम ईमानदारी है। मैं बहुत परेशान हूँ। यह मिस जूंग उसके इतने करीब क्यों होगी? वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा खा गई होगी। जून की जाहिर तौर पर एक नेक और शांत स्वभाव वाली परिपक्व महिला थी, लेकिन निंगशी के सामने वह एक नर्म दिल वाली महिला बन गई थी। ये बेहद बेतुका था। जी यूमिंग ने उन दोनों को घूरा, फिर क्यूई फॉन्ग को लात मारी। चुप रहो, सीनियर तो औरत है। ठीक है, क्यूई फॉन्ग हंसा। ओह ओह ओह, तुम्हें अभी भी याद है कि वह एक महिला है? फिर तुम इतने क्रोधित और ईर्ष्यालु क्यों हो? चुप रहो। जी यूमिंग ने फिर से उसकी पिंडलियों पर लात मारकर जवाब दिया। क्रू में निंगशी सबसे ज्यादा विनम्र और उसके सबसे करीब थी, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि वो सबसे खास है। काश अब एक रईस औरत अचानक निंगशी के साथ अंतरंग होने के लिए आ गई। आखिर वो इस बात से कैसे खुश हो सकती थी? जूनकीर के आने के बाद निंगशी ने तुरंत सब कुछ अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए अलग ले गई। मुझे खेद है जियोशी, मैं पहले आना चाहता था लेकिन मुझे अपने भाई का ध्यान रखना था। जूनकीर ने असहाय होकर कहा। अब तुम्हारा भाई कैसा है? निंगशी ने पूछा। वह कल रात वापस आते ही सो गया और आज भी घर पर ही रहा। ऐसा लग रहा था कि उसका मूड खराब है, लेकिन वह पहले से ज्यादा विनम्र हो गया है। जूनकीर ने जवाब दिया। हाल ही में हुए इस हंगामे की वजह से जूनकीर के दादा को लगभग जानलेवा दिल का दौरा पड़ गया था और उसके पिता फिर से नियंत्रण खो बैठे थे। उनकी माँ काम में व्यस्त थीं और घर पर कम ही आती थीं। अब उन्हें अपने भाई की देखभाल के लिए सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने नौकरों को भी आदेश दिया कि वे सब कुछ पहले उन्हें बता दें, खासकर किसी को भी अपने दादा को फोन करने की इजाजत न दें, वरना अगर फिर कोई मुसीबत आए तो उसके अंजाम अकल्पनीय होंगे। अब तक जब भी वह अपने भाई द्वारा पिछली बार की गई किसी मुसीबत के बारे में सोचती थी तो उसे डर बना रहता था। अध्याय 930, निंग जियाओशी, आपदा को न्योता मत दो। अध्याय 930, निंग जियाओशी, आपदा को न्योता मत दो। तो ठीक है, निंगशी ने सिर हिलाया। हालांकि वह भी जूनकीर की तरह जानती थी कि जून रोंगुआंग शायद ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठेगा। उसे पूरी तरह से वश में करना लगभग नामुमकिन था। पहले चेतावनी दिए जाने के बाद जियांग मुये चुपचाप एक कोने में बैठ गया, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह भड़क उठा। कृपया निंग जियाओशी, तुमने कल रात इस महिला की मदद करने के लिए खेल में इतनी मेहनत की। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। हम औरतों से नाता मत तोड़ो। गोलीबारी दोबारा शुरू होने से पहले उन्होंने जूनकीर के साथ कुछ देर और बातचीत की।
निंगशी ने झूमकीर को अपनी सीट पर बैठने दिया, फिर उसके पीछे एक तकिया बिछाया और फिर उसे कंबल से ढक दिया। फिर काम पर जाने से पहले उसने जियाओ ताओ से उसके लिए एक कप गर्म कोको मंगवाया। एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और जियांग मुये के दिमाग में कुछ आया। हम दोनों यहाँ आपसे मिलने आए हैं, तो फिर हमारे साथ इतना अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों? आपके लिए यह वास्तव में भाइयों से ज्यादा कुदाले हैं। जियांग मुये के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने दांत पीस लिए। उसने मन ही मन ठहाका लगाया, जब तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मिंग्यू असल में कौन है, कमीने। तुम मर चुके हो। उसने के मिंग्यू पर एक नज़र डाली और पाया कि वह अपनी सामान्य शांति में लौट आया है। अगर उसने खुद यह न देखा होता तो उसे लगता कि वह सपना देख रहा है। जब जूंगकीर ने जियांग मुये का चिड़चिड़ापन देखा तो उसने उसे मिठाई का एक टुकड़ा दिया। कुछ चाहिए? नहीं, जियांग मुये ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर उसे घूरा। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? जूंगकीर ने मीठी यादों के साथ बताया, हम लू जिंगली की एक पार्टी में मिले थे। जियाओ शी ने पुरुष वेश धारण किया हुआ था। फिर कुछ अनहोनी हुई और शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अगली बार जब हम मिले तो मेरे घर पर ही मिले। जूंगकीर ने निंगशी को जानने की प्रक्रिया के बारे में अस्पष्टता से बताया। जियांग मुये के सुनने के बाद जियांग मुये ने संकेत दिया कि दुनिया के बारे में उसका नजरिया पूरी तरह से उलट गया है। उसने किसी तरह अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को उसके चाचा का प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। यह निंगशी अमानवीय है। उसे अचानक अपने चाचा के प्रति दया का भाव महसूस हुआ। जब उसने देखा कि शूटिंग शुरू होने वाली है तो जूंगकीर तुरंत उठ बैठी और बोली, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, मैं जियाओ शी को अभिनय करते देखना चाहती हूँ। उसने पूरी तरह से एक प्रशंसक की अभिव्यक्ति के साथ पूरे ध्यान से सेट को देखा। शूटिंग से पहले निंगशी अचानक जियांग मुये के पास गई और धीमी आवाज में कहा, बाद में उस लड़के की प्रतिक्रिया देखना। जियांग मुये को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि वह के मिंग्यू के बारे में बात कर रही है। उसने अपराधबोध से पूछा, अगले दृश्य में तुम क्या कर रही हो? हम सोफा सामान। रुको, सोफा सामान क्या है? निंग जियाओ शी, आपदा को आमंत्रित मत करो। ये दृश्य निंग शी और चेन हानचेन के बीच का था। फिल्म का मुख्य पुरुष पात्र सीजिया हर पहलू में बेहतरीन था, सिवाय एक बात के। लड़कियों के सामने वह बेबस था। उसका IQ और EQ सब बेकार हो गया था। दरअसल मुख्य पुरुष पात्र को एक लड़की पर काफी समय से क्रश था, लेकिन अपनी इस समस्या के कारण वह नहीं जानता था कि उसे कैसे रिझाया जाए। लिविंग रूम में हमेशा सलीके से दिखने वाला सीजिया अब थका मांदा सा लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह सोफे पर सुस्त सा बैठा था, उदास सा लग रहा था। उसी समय एक सुंदर दिखने वाला जी फैक्स्यू अंदर आया, जो सीजिया के साथ एक विपरीत स्थिति बना रहा था। मेरे गुरु चेन, ये तो बस एक लड़की के पीछे भागना है। क्या यह आपको सचमुच इस हद तक परेशान करता है? जी फेशु ने फ्रिज से बियर के 2 कैन निकालते हुए कहा, जिनमें से एक उसने सीजिया को दे दिया। अध्याय 931, क्या आप स्नेह प्रदर्शित करने से पहले मुझे चेतावनी दे सकते हैं? अध्याय 931, क्या आप स्नेह प्रदर्शित करने से पहले मुझे चेतावनी दे सकते हैं? सीजिया ने एक घूंट लिया और परेशान होकर कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। जी फैक्स्यू ने कैन से पानी पिया और उसे देखा, उसकी आंखों में कड़वाहट भर गई। मेरे सामने एक बहुत ही प्रतिभाशाली और उत्साही युवक खड़ा है, फिर भी वह बहुत अकेला और हताश है। जी फेशु ने जल्दी से अपनी आंखों में उमड़ते भावों को छिपाते हुए कैन नीचे रख दिया और सीजिया के पास बैठ गई। क्या यह इतना मुश्किल है? इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब मैं तुम्हारी बनूंगी, तुम लड़की बनो। सीजिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना रक्षक मिल गया हो। ठीक है, तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, जी फेशु ने सीजिया के पीछे सोफे पर हाथ रखते हुए कहा। इस मुद्रा ने दोनों को तुरंत एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया। सीजिया असमंजस में पड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगले ही पल जी फेशु की नज़र अचानक सामने खड़े आदमी पर पड़ी। मुझे तुम पसंद हो, क्या हम डेट पर चलें? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी अभिव्यक्ति और नज़र पूरी तरह बदल गई। उसके चेहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति का भाव था जो दिन रात अपने प्यार के बारे में सोचता रहता था, लेकिन उसे पा नहीं पाता था। ये दमन और जुनून से भरा था। यह इतना कट्टर था कि सब कुछ नष्ट कर सकता था, लेकिन साथ ही यह इतना कोमल भी था मानो सब कुछ गर्मजोशी से थाम सकता हो। उसके हाव भाव और शब्दों की सच्चाई को देखते हुए ये कहना ज्यादा सही होगा कि वह सीजिया को लड़कियों के सामने अपने प्यार का इजहार करने की शिक्षा देने के बजाय खुद सीजिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर रही थी। जब चेन हानचेन का सामना उन लुभावनी आंखों से हुआ जो ज्वग्रस्त जुनून से भरी थी, तो वह तुरंत दंग रह गई। यह अच्छी बात थी कि उसकी प्रतिक्रिया स्क्रिप्ट में किरदार की प्रतिक्रिया से मेल खाती थी। सीजिया भी जी फेशु की नजरों से दंग रह गई थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो सभी क्रू सदस्यों, विशेषकर लड़कियों ने आह भरी और लगभग रोने लगीं। ओह, राजकुमार द्वारा घेर लिया जाना। काश मैं सीजिया होती, मैं इस नज़र से पिघलने वाला हूँ। सीजिया पूरी तरह से मूर्ख है अगर वह यह नहीं बता सकता कि जी फैक्स्यू उसे पसंद करती है। जियांग मुये शूटिंग में मंत्रमुग्ध था और उसे होश तभी आया जब उसने बगल में खड़ी लड़कियों की शोरगुल भरी बातें सुनी। उसने जल्दी से एक कोने में खड़ी के मिंग्यू की तरफ देखा। आहा, ये तो अच्छी बात थी कि जब निंगशी एक्टिंग कर रही थी तो किसी की प्रतिक्रिया काफी शांत थी, या कम से कम वो बाहर से तो शांत दिख रहा था। अच्छा,
कट। ये बहुत अच्छा था, चेन मियाँ ने संतुष्टि से चिल्लाया। चेन हानचेन ने राहत की सांस ली, मानो किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। उसने सोचा था कि निंगक्षी फिर से उस पर गिरने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि सब इतना सहज होगा। दरअसल सब इतना सहज था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह उसकी बेहतरीन हरकतों में पूरी तरह डूब गया था और बिना एहसास के ही दृश्य खत्म कर दिया। जब उनका काम खत्म हो गया तो निंगक्षी ने जियांग मुये को जल्दी से एक कोने में खींच लिया। कैसे, क्या कि मिंग्यू की कोई अजीब प्रतिक्रिया हुई? जियांग मुये ने भाईचारे और अपने जीवन के बीच कुछ देर तक विचार किया, फिर उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, सब सामान्य था। वास्तव में भाई मिंग ने मुझे अभी अभी यह बताने के लिए वापस बुलाया था कि मिंग्यू सिर्फ एक साधारण वेतनभोगी था जिसने खुद से अभिनय करना सीखा था, इसलिए हमेशा सबसे जंगली चीजों की कल्पना मत करो, ठीक है? निंगक्षी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही होगी क्योंकि मैं इन दिनों इतनी व्यस्त हूँ कि मेरे पास बॉस के साथ डेट करने का समय ही नहीं है। अगली बार जब आप अपना स्नेह प्रदर्शित करना चाहें तो क्या आप पहले से चेतावनी दे सकते हैं? उसे सार्वजनिक रूप से स्नेह प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया गया था। उसी समय झूमकीर ने एक फोन कॉल का जवाब दिया, फिर दौड़कर आया, जियाओशी, तुमने वाकई बहुत अच्छा अभिनय किया है। काश मैं और ज्यादा देख पाता, लेकिन अफसोस, मुझे जाना होगा। अभी अभी घर से किसी ने फोन किया और बताया कि मेरा भाई फिर से भाग गया है। ये बदमाश बार बार परेशानी क्यों खड़ी कर रहा है? निंगक्षी ने भौहें चढ़ाकर चिंतित होकर कहा, तो फिर तुम सड़क पर सावधान रहना। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। मैं करूंगा। ओह रुको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। अध्याय 932, लड़कियों के साथ बेतरतीब ढंग से संबंध न बनाएं। अध्याय 932, लड़कियों के साथ बेतरतीब ढंग से संबंध न बनाएं। जैसे ही निंगक्षी ने स्टूडियो से उच्च गुणवत्ता वाले कस्टमाइज्ड परिधान निकाले, उसने गर्व से घोषणा की, ये मेरे स्टूडियो से अगले सीजन के नवीनतम उत्पाद हैं। ये अभी बाजार में नहीं आए हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक अलग रखा है। अगर आपको ये ज्यादा पुराना नहीं लगता तो बेझिझक इसे घर ले जाए और कभी भी पहनिए। ओह, ये तो बहुत सुंदर है। जूमकीर ने ड्रेस देखने के लिए निकाली और उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठीं। मुझे ये भला क्यों फटी हुई लगेगी? ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, पर मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, पर वह भी नहीं हो पाया। जियांग मुये को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी इस बेतुकी स्थिति को कैसे समझा जाए। वह निंगक्षी जितना लड़कियों को रिझाने में माहिर नहीं था। जूमकीर बस मिलने आई थी और उसने उसके लिए एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया हुआ तोहफा रखा था। उसे तोहफा क्यों नहीं मिला? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि उसे कुछ नहीं मिला। अच्छा हुआ कि निंग जियाओशी हमेशा से उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही थी, वरना हा। निंग जियाओशी, मैं अब जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम अच्छा व्यवहार करो, किसी भी पतंगे को आकर्षित मत करो, धूम्रपान या शराब मत पियो, झगड़ों में मत पड़ो, और सबसे जरूरी बात, फिर कभी लड़कियों के साथ बेतरतीब ढंग से मत जुड़ना, अनजाने में भी नहीं। बस अच्छे से रहो, ठीक है? जियांग मुये ने बेहद दयालुता से अपनी सच्ची और गंभीर सलाह दी। ऐसा नहीं था कि वह उसे अपने संदेह के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन शुरू से ही उसके मन में डर था और वह बिना किसी संदेह के जानता था कि अगर उसने कुछ भी बताया तो क्या परिणाम होंगे। ब्लॉन्डी, तुम इतनी पागल क्यों बन रही हो? निंगक्षी के पास कहने को कुछ नहीं था। उसे लगा जैसे जियांग मुये अजीब व्यवहार कर रहा है। कुछ नहीं। जो भी हो, अपने भाई की बात याद रखना। मैं अब सचमुच जा रहा हूँ। अलविदा। उसके पीछे की अशुभ उपस्थिति उसे और अधिक भयभीत करने लगी, इसलिए निंगक्षी को विदाई देने के बाद जियांग मुये तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अंततः वह एक व्यक्ति की दृष्टि से ओझल हो गया और तेजी से कार पार्क की ओर चल पड़ा। अंततः उसे बहुत राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कार के सामने खड़ा था। वह मिंग्यू था। यू अंकल। जियांग मुये का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाते हुए उनसे बात करने के लिए दौड़ा, जिससे उसकी पैंट लगभग गीली हो गई। उसने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा, फिर ये देखते हुए कि भूमिगत कार पार्क में मंद रोशनी थी और आसपास कोई नहीं था, उसे अचानक लगा जैसे वह हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। वह आदमी चुपचाप बोनट पर टिका हुआ था और उसकी लंबी उंगलियां सिगरेट को हल्के से दबा रही थीं। सिगरेट का बट चमक रहा था और उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था। उसकी खामोशी ने घबराहट को और बढ़ा दिया। खांसी। अंकल, मुझे सच में नहीं लगा कि वो तुम हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये बात राज ही रखूंगा। मैं निंगक्षी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुमने मुझे पहले देखा था। मैंने कुछ नहीं कहा और हाँ, जब मैं वापस आऊंगा तो भी मैं उसे चुपके से नहीं बताऊंगा। जियांग मुये ने अपनी जान की कसम खाई, फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल मिंग्यू के चारों ओर एक अजीब सा माहौल छा गया और जियांग मुये को लगा कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें ढकने में मदद करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी गर्दन पर जो अदृश्य तनावपूर्ण दबाव था वह अचानक गायब हो गया। आदमी ने नीचे देखा और अपनी सिगरेट कुचल दी। उसकी धीमी और कर्कश आवाज तुरंत उसी आवाज में लौट आई जिससे जियांग मुये परिचित था। अच्छा। फिर वह मुड़ा और चला गया। उस एक शब्द ने जियांग मुये को इतना डरा दिया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। धिक्कार है। अगर उसने पहले कुछ गलत कहा होता तो क्या उसे सचमुच मार दिया जाता? अगर वह उसका सगा भतीजा भी नहीं होता तो भी उसे इतना क्रूर होने की जरूरत तो नहीं थी।
क्या उसे इस तरह डराना जरूरी था? यह अच्छी बात थी कि उसके दिल में लाखों सवाल होने के बावजूद उसने खुद को पूछने से रोक लिया था। अध्याय 933, उसे फिर से बहकाना बंद करो। अध्याय 933, उसे फिर से बहकाना बंद करो। काम के बाद निंगशी स्टूडियो देखने के लिए वहां जाना चाहती थी, लेकिन दोबारा सोचने के बाद उसने पहले प्लेटिनम पैलेस जाने का फैसला किया। इसके बाद शूटिंग का कार्यक्रम और भी अधिक व्यस्त हो जाएगा और उसके पास शैतान और बच्चे लिटिल ट्रेजर के साथ रहने के लिए कम समय होगा। जब वह फूलवाले के पास से गुजरी तो अचानक उसके मन में लाल गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता खरीदने की इच्छा हुई। लिविंग रूम में लू टिंगजियाओ साधारण घरेलू कपड़े पहने अखबार पढ़ रही थी। उसका बेदाग नुकीला जबड़ा, लंबी टांगें और दुबला पतला शरीर किसी तैलचित्र की तरह था जो उसकी आंखों को भा रहा था। निंगशी अनजाने में ही काफी देर तक उसे निहारती रही। तभी लू टिंगजियाओ ने उसकी नजर उस पर पड़ते देखी। उसने ऊपर देखा तो देखा कि लड़की के हाथों में गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था और वो उसे घूर रही थी। जब उसकी नजरें निंगशी से मिलीं तो अचानक होश में आए और खुशी से उछलकर फूलों को उसकी गोद में भर दिया। बिग बॉस, ये आपके लिए हैं। लू टिंगजियाओ के पास कहने को शब्द नहीं थे, उसका ठंडा जबड़ा काफी नरम पड़ गया। शुक्रिया, उसने गुलदस्ता स्वीकार किया और ओस से भीगी पंखुड़ियों को सूंघा। गुलाबों से उसका ठंडा चेहरा न सिर्फ और भी दमक रहा था, बल्कि और भी ज्यादा चमकदार और किसी हाई डेफिनिशन टेलीविजन की तस्वीर जैसा खूबसूरत हो गया था। निंगशी ने अपने गालों को अपनी हथेलियों में थाम लिया और मंत्रमुग्ध होकर बुदबुदाई, आह, सच में तुम कोई बुरी आत्मा तो नहीं हो? मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे मोहित होने वाली हूँ। क्या? उसने अपनी भौहें उठाईं। हल्की सी उठी हुई भौहों ने एक बार फिर निंगशी के दिल की धड़कनें तेज कर दी और वो बुदबुदाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तुम ही हो जिसने शूटिंग के दौरान मेरा ध्यान भटकाया था। मैं सोचती रहती हूँ कि हमारे ग्रुप का ये एक्टर बिल्कुल तुम जैसा है। मुझ पर सचमुच शैतान का साया था और तुम्हारे जहर ने मेरे दिल पर हमला कर दिया। उस समय जब वह फिल्मों की शूटिंग करती थी तो उनका ध्यान कभी किसी चीज से नहीं भटकता था। आदमी ने हल्के से गुलाब की पंखुड़ियों को सहलाया और मुस्कुराया। उसकी धीमी कर्कश आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, क्या तुम जहर पर जहर से हमला करने की कोशिश करना चाहती हो? उसे फिर से बहकाना बंद करो। निंगशी ने बस इतना कहा। ओह, फिर वह उस पर कूद पड़ी। उनकी बाहों में दबी पंखुड़ियां जमीन पर गिर गईं। लू टिंगजियाओ ने हंसते हुए उसे गले लगाया और आह भरते हुए कहा, मुझे बस यही डर है कि एक दिन तुम इस जहर से मुक्त हो जाओगी। निंगशी ने उसकी बेचैनी को भांप लिया था, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, इस जहर का कोई तोड़ नहीं है। असल में यह अनोखा जहर है। एक बार जहर लग जाने पर दूसरे जहर काम नहीं करेंगे। तुम? लू टिंगजियाओ ने अपना सिर रगड़ा और फिर गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट देखी। अभी भी कई खतरनाक दृश्य हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की इजाजत नहीं है, समझी? मुझे पता है। निंगशी ने सिर हिलाया। हालांकि फिल्म के खतरनाक और रोमांचक दृश्य फिल्म में लिए गए किरदार से ज्यादा नहीं थे जिसे लियांग बिकिन ने उनसे चुराया था, फिर भी उनमें से काफी संख्या में थे। इसमें लड़ाई के अधिक दृश्य थे और यहाँ तक कि एक दृश्य चट्टान से गिरने का भी था। लेकिन जब तक सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जाती, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। रात में अध्ययन कक्ष में लू टिंगजियाओ को चेंग फेंग का फोन आया। नमस्ते बॉस, मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। गिरना, अधीनस्थों ने जो सुना है उसके अनुसार लगता है कि मिस निंगशी की फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले आप मिस निंगशी की सुरक्षा के लिए शियोंगजी को क्रू में शामिल करने की व्यवस्था करना चाहते थे, तो अब क्या हुआ? चेंग फेंग ने पूछा। इन 2 दिनों में शियोंगजी और शी शियाओ ने बॉस से बात करने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वे उसे परेशान करते रहे। फिर यह उस पर निर्भर था कि वह बॉस की राय पूछे। अध्याय 934, एक रहस्यमय संदेश। अध्याय 934, एक रहस्यमय संदेश। बॉस, क्या आपको जियोंगजी को क्रू का हिस्सा बनाने के लिए मेरी व्यवस्था करनी होगी या शी जियाओ? चेंग फेंग ने सावधानी से पूछा। कोई जरूरत नहीं है। चेंग फेंग आधे दिन तक घबराहट में ये सोच रहा था कि यह प्रश्न कैसे पूछा जाए, लेकिन बॉस से उसे केवल 2 शब्दों का उत्तर मिला, जिसके बाद उसने फोन काट दिया। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस फिल्म में ज्यादा खतरनाक दृश्य नहीं थे? नहीं, रुकिए, बॉस के व्यक्तित्व के अनुसार अगर कोई एक भी खतरनाक दृश्य हो तो भी वह चीजों को इतनी हल्के में नहीं लेते। सहायक चेंग, कैसा रहा? बॉस ने क्या कहा? क्या वह मुझे या शियोंगजी को जाने दे रहे हैं? जब उन्होंने देखा कि चेंग फेंग ने फोन रख दिया है तो जियोंगजी और शी जियाओ, जो लंबे समय से किनारे पर इंतजार कर रहे थे, जल्दी से पूछने के लिए दौड़े। चेंग फेंग ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, तुम में से किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। बॉस ने कहा है कि उन्हें वहाँ किसी की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने ये सुना तो शियोंगजी और शी जियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास था। सहायक चेंग, क्या आप निश्चित हैं? क्यों? चेंग फेंग उनकी प्रतिक्रिया सुनकर अवाक रह गया। शी शियाओ, तुम दोनों, जब बॉस ने तुम्हें शुरू से ही यह काम सौंपा था तो तुमने ही इसे ठुकरा दिया था। शियोंगजी, चलो इस बारे में बात नहीं करते कि तुम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हो और मिस निंगशी को खतरे में डाल रहे हो। बॉस को जानते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम दोनों का फिर से इस्तेमाल करेंगे? तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए और इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि बॉस ने पहले ही उसकी सुरक्षा के लिए किसी और को काम सौंप दिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब जगह पूछ लिया है, हमारे किसी भी भाई को नहीं भेजा गया। शी शियाओ ने उत्तेजित होकर कहा। क्या ये गुप्त विभाग का कोई व्यक्ति हो सकता है?
क्या बिग बॉस ने हमें पूरी तरह से नकार दिया है? जियाओ जी निराश दिखी। चेंग फेंग ने सिर हिलाया। मैंने तुम दोनों को पहले ही सबसे अच्छा रास्ता बता दिया था, फिर भी तुम नहीं चले, तो अब दोष किसका? लेकिन चिंता मत करो, बात इतनी गंभीर नहीं है। बस बॉस ने तुम्हें एक जरूरी काम नहीं सौंपा। ये गंभीर क्यों नहीं है? चिल्लाते हुए शी शियाओ का चेहरा चुकंदर जैसा हो गया। अब उसे सचमुच बहुत पछतावा हो रहा था। वह कभी बॉस का सबसे सम्मानित अधीनस्थ था। लेडी बॉस की सुरक्षा का दायित्व भी उसे सौंपा गया था, पर उसने अपने अहंकार के कारण उसे बर्बाद कर दिया था। प्लेटिनम पैलेस में घर लौटने के बाद निंग शी सोने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। जब उसने देखा कि संदेश भेजने वाला कौन है, तो अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये तांग ये था। जब से वह डीसी से लौटी थी, उसे उससे कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह लगभग भूल ही गई थी कि क्या हुआ था। प्रथम वरिष्ठ भाई ने उसे अब संदेश क्यों भेजा? निंग शी की अंतरात्मा ने उसे बता दिया था कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। उसने जो आखिरी संदेश भेजा था, वह एक एस लेवल मिशन के बारे में था जिसमें शादी का प्रस्ताव था, जिससे वह लगभग डर गई थी। फिर भी ऐसी बात को सिर्फ टालने से हल नहीं किया जा सकता था। भारी चेहरे के साथ निंगशी ने संघर्ष किया और आखिरकार उसने संदेश पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर ये शब्द थे, बार नंबर 8। आधे घंटे बाद मिलते हैं। बस एक जगह और समय था। तांग यी की हमेशा की तरह बेहद सादगी से किसी को भी उसे अस्वीकार करने का मौका नहीं दिया। प्रथम वरिष्ठ भाई ने उसे आज रात बार में मिलने के लिए क्यों आमंत्रित किया? निंग शी खड़ी हुई और अपने घर में आगे पीछे घूमने लगी। फिर उसने जवाब दिया, यह क्या है? तांग ये ने केवल 2 शब्दों में उत्तर दिया, जल्दी आओ। हे भगवान, क्या वह उसे पहले यह नहीं बता सकता था कि क्या हो रहा है, ताकि वह कम से कम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके, बजाय इसके कि पिछली बार की तरह डरकर मर जाए। निंग शी ने गुस्से से फिर जवाब दिया, पहले तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। स्क्रीन पर आपका संदेश सफलतापूर्वक नहीं भेजा गया। लानत है। वह लगभग भूल ही गई थी कि तांग ये ने उसे एक दिन में केवल एक संदेश भेजने की अनुमति दी थी। अरे, ये तो बहुत कष्टप्रद है। निंग शी ने झुंझलाहट में अपने बाल खुजाए, फिर जल्दी से सामान बांधा और जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले वह वापस मुड़ी और अपने साथ लू टिंगजियाओ द्वारा दी गई बंदूक ले आए। अध्याय 935। यहाँ बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं। अध्याय 935। यहाँ बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं। प्रथम वरिष्ठ भाई अप्रत्याशित रूप से पुनः लौट आए थे। इस बार क्या हो सकता है? निंग शी चिंतित थी। रास्ते में उसके दिमाग में हजारों संभावनाएं घूम रही थीं, हर एक खूनी और भयावह। वह आधे घंटे बाद ठीक समय पर बार पर पहुंच गई। निंग शी को जब संदेश मिला तो उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था, इसलिए उसने अभी भी पुरुषों वाली पोशाक पहनी हुई थी। वह बार में दाखिल हुई, जो हरी रोशनी से नहाया हुआ था। उसने काले राइडिंग दस्ताने और काले जूते पहने हुए थे। यह इंपीरियल के सबसे व्यस्त बारों में से एक था और उस समय पीक ओवर भी था। स्टेज के बीचों बीच एक सेक्सी डांसर पोल पर थिरक रही थी और पूरा इलाका तेज संगीत और शोरगुल से भरा हुआ था। ये स्पष्टतः उस प्रकार का मिलन बिंदु नहीं था जो प्रथम वरिष्ठ भाई के व्यक्तित्व के अनुकूल हो, इसलिए उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ। दूसरी ओर दूसरे वरिष्ठ भाई को यह निश्चित रूप से पसंद आएगा। निंग शी भीड़ के बीच से गुजर रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कियों ने उसे रोक लिया। आखिरकार उसे मंच से दूर कोने में एक जानी पहचानी परछाई नजर आए। उस आदमी ने हमेशा की तरह सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसका विनम्र और शिष्ट व्यवहार शोरगुल वाले बार में भी अलग दिख रहा था। बेशक उनका ये सौंदर्यबोध केवल सती था। निंग शी तांग ये से 3 कदम दूर खड़ी थी और धोखे के डर से करीब जाने में हिचकिचा रही थी। जब उसने निंग शी को वहीं स्थिर खड़ा देखा, तो उस आदमी की आंखों में अधीरता झलक उठी। आओ। निंग शी उड़कर आई और बैठ गई। हालांकि उसने उनके बीच एक हाथ की दूरी छोड़ दी थी और उसकी पीठ तनावग्रस्त थी। पहले बड़े भाई, आपने मुझे इस बार क्यों बुलाया है? एक पल में तांग ये ने अचानक अपने पीछे से फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता निकाला। निंग शी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो लगभग उसके सामने गिर पड़ी। फिर नहीं। तांग ये ने कुछ नहीं कहा, केवल उसे जानलेवा निगाहों से देखता रहा। क्या वह किसी को फूल दे रहा था या किसी की हत्या कर रहा था? निंग शी बस घबराहट में गुलदस्ता स्वीकार कर पाई। हालांकि वह मन ही मन कोस रही थी और हंस रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरा संगठन अविवाहित पुरुषों से भरा था। वे सब पागल थे। अगर उसने उनका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ाया होता, तो शायद वे सभी मरते दम तक अविवाहित ही रहते। पिछली बार से अलग बात ये थी कि इस बार किसी ने तांग ये को घुटने टेकने के लिए नहीं कहा था। दरअसल उस आदमी ने उसे काले गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता भेंट किया था। काले गुलाबों के लिए फूलों की भाषा थी, तुम एक राक्षस हो और तुम पूरी तरह से मेरी हो। काले फूल। जैसे ही निंग शी ने गुलदस्ते को देखा, उसके अंदर अचानक एक अजीब सी भावना जाग उठी। तांग ये ने अचानक कहा, उसे बुलाओ। हम किसे बुलाओ? निंग शी दंग रह गई। तांग लांग, दूसरा वरिष्ठ भाई, उसे बुलाओ। निंग शी तुरंत हक्की बक्की रह गई। उफ़, तो यही तो पहले बड़े भाई का असली मकसद था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम यहाँ मिले। उसने असल में दूसरे बड़े भाई को यहाँ लाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। पिछली बार दूसरे बड़े भाई ने उसे हराने के लिए नीच तरीका अपनाया था। अगर उसने अभी दूसरे बड़े भाई को यहाँ बुलाया तो उसका अंत हो जाएगा। प्रथम वरिष्ठ भाई, क्या आप गलत समझ रहे हैं? मैं द्वितीय वरिष्ठ भाई से संपर्क कैसे कर पाऊंगी? सच कहूँ तो पिछली बार मिलने के बाद से मैं उनसे संपर्क में नहीं रही हूँ। निंग शी ने ईमानदारी और निष्ठा से उत्तर दिया। तांग ये ने लापरवाही से अपना कॉलर ठीक किया और कहा, अगर वह नहीं आया तो तुम मुझसे लड़ोगे।
निंग शी ने अपना फोन उठाया और फोन मिलाया। नमस्ते दूसरे बड़े भाई, अरे बार नंबर 8 में पीने के लिए आइए। हाँ, बार नंबर 8। जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। यहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, जल्दी आइए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। अध्याय 936, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अध्याय 936, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। निंग शी ने जल्दी से कॉल खत्म की और फिर घबराहट से तांग ये की तरफ देखा। पहले सीनियर भाई, क्या सब ठीक है? तांग ये ने मेज पर रखे वाइन के गिलास को सहलाया और एक घूंट लिया, जिससे उसके होंठों पर वाइन के निशान रह गए। चश्मे के पीछे उसकी आंखें रक्त पिपासा से भरी थीं। दूसरे वरिष्ठ भाई, मुझे खेद है। पहला वरिष्ठ भाई बहुत डरावना है। किसी को नहीं पता था कि इस बार पहला भाई सीनियर क्यों वापस आया था, लेकिन दूसरे भाई को पकड़ना उसकी प्राथमिकता जरूर थी, एस रैंक वाले मिशन से भी ज्यादा। इसकी वजह शायद पिछली बार दूसरे भाई की गंदी चाल ही थी। निंग शी तांग ये से बात करने से बहुत डर रही थी। उसे ये जानने के लिए उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं थी कि तांग ये अब बेहद खतरनाक हो गया है। उसने अपने सामने रखा बियर का गिलास गटक लिया। जब उसने देखा कि तांग ये उसकी तरफ नहीं देख रही है तो उसने चुपके से अपना फोन निकालने की कोशिश की और तांग लैंग को चेतावनी भरा संदेश भेजने की सोच रही थी। जैसे ही वह टाइप करने वाली थी, तांग ये की रडा जैसी इंद्रियों ने उसके इरादों को भांप लिया और उसने उसे घूर कर देखा। निंग शी डर गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपाने के लिए मुस्कुरा दिया। मैं दूसरे बड़े भाई को मैसेज भेजकर उन्हें हमारा रूम नंबर बताने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं वो हमें ढूंढ न पाएं। तांग ये ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे फोन देने का संकेत दिया। निंग शी ने आज्ञाकारी होकर फोन सौंप दिया। फिर उसने देखा कि तांग ये अपने फोन से तांग लैंग को संदेश भेज रही है। उसने क्या भेजा? निंग शी ने तांग ये की पिशाच जैसी पीली उंगलियों पर एक नजर डाली जो एक संदेश टाइप कर रही थी। कमरा सी, टेबल 13, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर उसने बिना किसी भावना के निंग शी को फोन लौटा दिया। निंग शी अवाक रह गई। जब उसने देखा कि सीनियर भाई भी उसके संदेश भेजने के तरीके की नकल कर रहे हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह दूसरे वरिष्ठ भाई को कितना प्रताड़ित करना चाहता था। समय बीतता गया और निंग शी और भी ज्यादा चिढ़ती जा रही थी। चूंकि पहले बड़े भाई दूसरे बड़े भाई के साथ कुछ निजी मामले निपटाने जा रहे हैं तो क्या मैं पहले जा सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ कि मैं उन्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है कि मेरी हिम्मत नहीं होगी। नहीं, तांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। क्यों? मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है। निंग शी लगभग चिल्ला पड़ी। मैं तुम्हें एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, तांग ये ने ठंडे स्वर में कहा। उफ! निंग शी बस वहीं खड़ी थी और टूटने के कगार पर थी। दूसरे बड़े भाई के साथ जो कुछ भी होने वाला था वह उसके लिए एक उदाहरण होगा। जब निंग शी को बहुत बुरा लग रहा था तो तांग लैंग ने उसे फोन किया। अरे छोटी जूनियर बहन, तुम्हारी मेज कहाँ है? ये तांग लैंग की हमेशा खुश रहने वाली आवाज थी। तुम यहाँ इतनी जल्दी? निंग शी हैरान रह गई और उसने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं? बेशक, मैं जल्दी करूंगा, तांग लैंग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। निंग शी ने तांग लैंग को अंदर आते देखा। उसने वाकई बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। उसने एक खुला कॉलर वाला आरामदायक काला टॉप पहना था जिससे उसकी गठीली छाती गर्व से दिखाई दे रही थी। उसकी उंगली में चांदी की खोपड़ी की अंगूठी भी थी और उसके घुंघराले काले बाल पीछे की ओर कंघी किए हुए थे जो उसकी मनमोहक मुस्कान को और भी निखार रहे थे। वह बिल्कुल अपने जैसा ही लग रहा था। अध्याय 937, क्या मैं खुशी से मर सकता हूँ? अध्याय 937, क्या मैं खुशी से मर सकता हूँ? अपना फोन कान पर लगाए निंग शी ने दूसरे हाथ की उंगलियां क्रॉस करके कहा। हम आपके 2 बजे के समय पर हैं। ओह, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई लड़कियाँ क्यों नहीं हैं? वे कहाँ हैं? छोटी बहन, तुम्हारी आंख में क्या खराबी है? तुम ठीक तो हो? तांग लैंग वहाँ गया। उसका ध्यान अभी भी लड़कियों को उठाने के अपने उद्देश्य पर था और उसने यह नहीं देखा कि निंग शी अपनी आंखों से उसे संकेत देने की कोशिश कर रही थी। निंग शी एक अंधेरे कोने में बैठी थी और उसकी नजर से उसे सिर्फ निंग शी ही सोफे पर अकेली दिखाई दे रही थी। उसके साथ कोई नहीं था। क्या तुम्हारी दाईं ओर क्या है? उसने देखा कि सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक आदमी हाथ में शराब का गिलास लिए चुपचाप उसके बगल में बैठा है और तांग लैंग घबरा गया। निंग शी ने कमजोर आवाज में कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रथम वरिष्ठ भाई है। लानत है तुझ पर, तांग शी। लड़कियों का क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो मर चुके हो। तांग लैंग चिल्लाया क्योंकि वह भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कितना भोलापन है। जैसे ही वह मुड़ा उसकी कमर पर दबाव महसूस हुआ। एक चांदी का कोड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और उसे पीछे की ओर खींचा जा रहा था। वह जमीन पर लुढ़क गया और एक ठंडे खतरनाक व्यक्ति से टकरा गया। टैंग लैंग ने चाबुक छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराने की कोशिश की। अरे बेबी, बहुत दिन हो गए। मुझे तुमसे इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। निंग शी ने अपना चेहरा ढक लिया। वह अभी भी मौत के दरवाजे पर खड़े होकर इश्कबाजी करने की कोशिश कर रहा था। तांग ये ने ठंडे और धीमे स्वर में कहा, मेरे पास इससे भी अधिक स्वागत योग्य चीज है। कोशिश करना चाहोगे? तांग लैंग की कलाई टूटने ही वाली थी, इसलिए वह चिल्लाया, जरा नर्म हो जाओ बेबी। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तो तुमसे कौन लड़ेगा? हमें अभी बहुत आगे जाना है। चुप रहो। तांग ये ने उसे कसकर पकड़ लिया और वे बार से बाहर निकल गए।
तांग लैंग आगे आगे चल रहा था, जबकि तांग ये उसे पीछे से नियंत्रित कर रही थी। किसी और को वे बस रात में बाहर निकले हुए करीबी दोस्त लग रहे थे। निंगशी ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक साथ उससे बात की। क्या तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? तांग ये ने कहा। तुम कमीने, अगर मैं आज रात मर भी गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तांग लैंग चिल्लाया। निंगशी अवाक रह गई। निंगशी आज्ञाकारी ढंग से उनके पीछे गई और बुदबुदाई, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ? फर्क बस इतना है कि तुम्हें मरते हुए देखना है और तुम्हें मरते हुए नहीं देखना है। तुमने मुझे धोखा दिया, ये जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा। तांग लैंग दहाड़ा। निंगशी भड़क गई। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह कितना डरावना है? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम कुछ और करती? तांग लैंग हताश होकर चिल्लाया, मैं निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कुछ ही देर बाद तांग ये उसे एक शांत गली में ले गया। वह एक बंद गली थी और दोनों तरफ ऊंची दीवारें थीं, और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी तांग ये ने बंद कर दिया था। किसी को ठिकाने लगाने के लिए ये कितनी उत्तम जगह है। चाबुक से छूटने के बाद तांग लैंग ने अपनी कलाइयों को कड़वाहट से रगड़ा। आओ तांग ये, मैंने तुम्हें बस एक बार पीटा है, अब तुम क्या चाहते हो? निंगशी का मुंह फड़क उठा। बेवकूफ, घमंडी मूर्ख, अब अपनी जीत का जिक्र कर रहा है। जैसी की उम्मीद थी, तांग ये के चेहरे पर उदासी छा गई और उसका हाथ चश्मे की ओर बढ़ा। मरने का कोई रास्ता चुनो, तांग लैंग ने घबराकर कहा। क्या मैं खुशी से मर सकता हूँ? अध्याय 938, शुभकामनाएं। अध्याय 938, शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि तुम अभी भी अपना सबक नहीं सीख रहे हो। तांग ये ने धीरे से अपना चश्मा उतार दिया। तांग लैंग घबरा गया। अरे नहीं, हमेशा अपना चश्मा अचानक मत उतारो। ठीक है, चलो इस बारे में बात करते हैं। बहुत देर हो चुकी थी। तांग ये की रक्त पिपासा उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और उसके अंदर का खूंखार जानवर अब बाहर आ चुका था। तांग ये ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं, फिर उसने अपना चश्मा निंगशी की ओर उछाल दिया। निंगशी ने जल्दी और सावधानी से गिलास ले लिए। उसने खुशी से कहा, पहले बड़े भाई, शुभकामनाएं। तांग लैंग ने उस पर मुक्का मारा। कमीने, अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे मार डालूंगा। निंगशी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। अगर तुम बच गए तो बाद में मुझसे बात करना। तांग ये ने हमला शुरू कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों पर निशाना साधा। जल्द ही तांग ये उन्मत्त हो गई। निंगशी गली के दूर छोर पर चश्मा और काले फूलों का गुलदस्ता पकड़े खड़ी थी। दूसरे बड़े भाई, अब तुम्हारा काम तमाम। पहले बड़े भाई तो बहुत बेहतर हो गए हैं। चुप रहो, मैं भी बेहतर हो गया हूँ। ठीक है, मैं साबित करूंगा। मुझसे लड़ते समय तुम्हारा ध्यान भटकने का साहस है। वे पूरी लगन से काम कर रहे थे। निंगशी देख सकती थी कि वे दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में उन्होंने बाकी सब कुछ भूल दिया। तांग ये ने तांग लैंग का गला पकड़ लिया। क्यों? तांग लैंग ने गंभीर मुस्कान के साथ तांग ये के घातक प्रहार को चकमा दिया। फिर उसने पलटवार किया। तुम्हारे लिए भी ध्यान भटकना खतरनाक होगा। निंगशी चुपचाप देखती रही जब उसने पहले वरिष्ठ भाई के दर्द भरे चेहरे को देखा। क्यों? वह जानती थी कि प्रथम वरिष्ठ भाई पूछ रहा था कि द्वितीय वरिष्ठ भाई ने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। वह संगठन में आधे समय तक शामिल रही थी और जब वह चली गई तो उसने ऐसा अपने आप ही किया था। लेकिन दूसरे वरिष्ठ भाई के बारे में क्या? दूसरे बड़े भाई ने हमेशा संगठन को अपना घर माना था। वह पहले बड़े भाई का अपने सगे भाई जैसा आदर करता था और गुरुदेव तो उसके पिता ही थे। तो फिर उसने उन सबको धोखा क्यों दिया? तांग लैंग, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, क्यों? तांग ये दहाड़ा। उसका चेहरा पागल आदमी जैसा था। ये स्पष्ट था कि तांग ये ने खुद को किसी नारकीय प्रशिक्षण से गुजारा था और उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। तांग लैंग मुश्किल से ही टिक पा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह देख सकती थी कि तांग लैंग अब लड़ने के लिए हतोत्साहित हो गया था। हालांकि पहला बड़ा भाई बिल्कुल नहीं रुकेगा क्योंकि वह भी खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तांग लैंग निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या उसकी मौत भी हो जाएगी। जैसे ही उसने देखा कि तांग लैंग के गले पर तांग ये की पकड़ मजबूत होती जा रही है, निंगशी ने अपने दांत भींच लिए। फिर उसने जो चीजें पकड़ी हुई थी उन्हें नीचे रखा और उनके बीच से भागी और तांग ये से टकरा गई। दोनों उड़कर अलग हो गए। तांग लैंग जोर जोर से खांस रहा था। तांग ये ने निंगशी को घूरते हुए कहा, चले जाओ। निंगशी ने जल्दी से कहा, पहले वरिष्ठ भाई, शांत हो जाओ। चलो इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। तांग ये ने जमीन से अपना चश्मा उठाया। तांग लैंग, और तुम भी, तांग शी, मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। संगठन में वापस आ जाओ। अध्याय 939, क्या अधिक सुंदर लड़कियों को पाने के लिए आपको मारना पड़ेगा? अध्याय 939, क्या अधिक सुंदर लड़कियों को पाने के लिए आपको मारना पड़ेगा? हालांकि उसे अपने पहले बड़े भाई, तीसरी बड़ी बहन और बाकी सभी भाइयों की बहुत याद आती थी, फिर भी वह उनके लिए बस एक गुजरती हुई मुसाफिर थी। आखिरकार उसे अपने रास्ते पर लौटना ही था। मुझे माफ करना, प्रथम वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है कि आप मेरी वर्तमान स्थिति से भी परिचित हैं। इतनी लड़ाई झगड़ों और मार काट के बीच मैं उस तरह की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। सबसे जरूरी बात, अब संगठन में बमुश्किल ही कोई सुंदर लड़की बची है। मैं ये बात कई बार कहना चाहती थी। क्या कर्मचारी लाभ के तौर पर और सुंदर लड़कियां पाने से आपकी जान चली जाएगी? आखिरी वाक्य पूरा होते ही निंगशी गुस्से से आग बबूला हो गई। तांग लैंग और तांग ये के पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। संगठन के कुछ लोगों ने अभी तक शिकायत नहीं की थी, फिर भी उसने गुस्से से अनुचित महसूस करने की हिम्मत दिखाई। तो अचानक यह आक्रोश किस बात पर था?
उन्हें यह मत बताना कि वह इसीलिए यहाँ से गई थी। अब जब उन्हें याद आया तो उसने इस बात को लेकर शैतान से कई बार लड़ाई लड़ी थी और हर बार उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया था। आखिरकार उनके जानने वाली एकमात्र सभ्य लड़की एनी को भी निंगशी ने बिना किसी की अनुमति के अपनी मर्जी से संगठन में वापस बचा लिया। एनी को वापस लाने के बाद शैतान ने उसे लगभग समुद्र में फेंक दिया था और उन दोनों के बीच दुनिया के अंत तक लड़ाई चली। तांग ये ने अपनी भौहों के बीच चुटकी काटी और तांग लैंग की तरफ देखा। तुम्हारा क्या हाल है? तांग लैंग के चेहरे पर एक बेपरवाह भाव बना रहा, लेकिन इस बार एक अभूतपूर्व दृढ़ता भी थी। बिल्कुल असंभव। तांग ये ने अपना चश्मा पहना और कहा, मैं समझ गया। फिर उसने फिर से तांग लांग की तरफ देखा। अगली बार जो आएगा वो मैं नहीं हूँगा। उसका मतलब था कि उसके अलावा अभी भी अन्य लोग तांग लांग की तलाश में आएंगे। निंगशी बीच में ही संगठन में शामिल हो गई थी और फिर चली गई थी, इसलिए वह औपचारिक रूप से प्रशिक्षु नहीं बनी थी। आखिरकार वह मुख्य रूप से बंदूकों और मशीनों में कुशल थी और उसने केवल मार्शल आर्ट में ही हाथ आजमाया था। लेकिन तांग लैंग अलग था। वह छोटी उम्र से ही प्रशिक्षु बन गया था, इसलिए उन्हें धोखा देने पर उसकी जान जा सकती थी। जब तांग लांग ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गईं। तुम्हारे अलावा मैं और किससे डरता रहा हूँ? तांग ये ने आंखें बंद कर लीं। उसकी नजरें गंभीर थीं। अगर गुरु खुद निकल पड़े तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी कीमती है, अब और खिलवाड़ मत करो। तांग लैंग की प्रतिभा के आधार पर यदि वह ऐसा करना चाहता तो मास्टर के स्तर को पार करना केवल समय की बात थी। अंत में उसने तांग लैंग से इस विश्वासघात का कारण और नहीं पूछा। उसे चिंता थी कि वह खुद भी असली कारण नहीं समझ पाएगा। तांग लैंग ने सलाम किया, ये दिखाते हुए कि वह उसके आदेशों का पालन करेगा। जाहिर है मुझे अभी भी अपनी तुच्छ जान बचाकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना है। मेरे अलावा तुम्हें और कौन संतुष्ट कर सकता है? निंगशी यह सुनकर अवाक रह गई। शुरुआत में तो वह कई संभावनाओं को लेकर चिंतित थी, लेकिन आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं और बदले में उसे स्नेह का यह अजीब सा प्रदर्शन मिला। वह दीवार से टिक गई, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। बस तुम दोनों। तांग लैंग ने तुरंत अपनी कमर पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखकर हंसा। ये कर्म है, कर्म। मुझे हमेशा तुम पर और लू टिंगजियाओ पर तब तक नजर रखनी होगी जब तक मेरी आंखें अंधी न हो जाएं। तुम्हें बस जलन हो रही है। जलन हो रही है कि मैं अकेले जीवन से बच गया। तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। अरे अब कौन सिंगल है? मेरे पास अभी भी जियो ये है। तांग ये ने उन दोनों को एक दूसरे से बातें करते हुए सुस्त निगाहों से देखा। मैं अब जा रही हूँ, निंगशी ने जवाब दिया। इतनी जल्दी? कौन जाने हम अगली बार कब मिलेंगे। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तांग ये ने कहा और उसकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर वह जाने के लिए मुड़ गया। पहले बड़े भाई को जाते हुए देखकर निंगशी को थोड़ा दुख हुआ। फिर उसने उत्सुकता से अपना सिर खुजलाया। जल्द ही फिर मिलेंगे? पहले बड़े भाई का क्या मतलब था? तांग लांग ने उसे घूर कर देखा। तांग लांग इस बार यूं ही नहीं लौट आया। मुझे डर है कि वे चीन वापस जाने लगे हैं। निंगशी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि इसमें शैतान भी शामिल है? क्या वह भी लौट आया है? यह सही नहीं हो सकता। तांग लैंग ने अपने हाथ फैलाए। सच्चाई तुम्हारे सामने है। क्या अभी भी समय है अगर मैं अभी से अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास ठीक से शुरू कर दूं? अध्याय 940। क्या एक चुंबन पर्याप्त है? अध्याय 940। क्या एक चुंबन पर्याप्त है? क्या अभी भी समय है अगर मैं अभी से अपनी मार्शल आर्ट का सही ढंग से अभ्यास शुरू कर दूं? निंगशी ने चमकती आंखों से तांग लैंग को देखा। तांग लैंग ने उसके छोटे से सिर पर थपथपाते हुए कहा, मेरी छोटी बहन, क्या तुम भी मेरी तरह हो? अपनी प्रतिभा के बल पर अगर तुम अपनी माँ के गर्भ से भी प्रशिक्षण लेना शुरू कर दो तो भी तुम समय पर सफल नहीं हो पाओगी। निंगशी परेशान थी। मैं खुद को प्रतिभाशाली नहीं बना सकती। तुम इतने प्रतिभाशाली हो, फिर भी तुम पहले बड़े भाई को नहीं हरा सकते। तुम हमेशा उनसे हारते रहते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसे जीतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तांग लैंग ने उचित ठहराया। नहीं, ये स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि आपको आलस्य का कैंसर है जो आपकी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। निंगशी ने उसे कृपालुता से देखा, फिर उपहास किया। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? जो भी हो, मेरे पास मेरा समर्थन करने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति है। ओह, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज रात की उत्तेजना बहुत ज्यादा है। मेरा दिल टूट गया है। मुझे जाकर बेबी लिटिल ट्रेजर को ढूंढना होगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं। निंगशी ने काले फूलों का गुलदस्ता तांग लैंग के हाथों में थमा दिया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली गई। क्या बकवास है? तांग लैंग ने निंगशी द्वारा उसके हाथों में भरे गए काले गुलाबों को देखा। फिर गुलदस्ते से एक गुलाबी नोट निकाला। तांग लैंग ने नोट पर लिखे शब्दों को पढ़ा और खुद से बुदबुदाया, तुम्हारे बिना मैं एक लक्ष्यहीन आत्मा हूँ। तुम्हारे बिना मेरे प्यार ने अपना आधार खो दिया है। तुम्हारे बिना मैं एक भावहीन चेहरा हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक ऐसा दिल हूँ जिसने धड़कना बंद कर दिया है। तुम्हारे बिना मैं बिना गर्मी के आग की एक गेंद हूँ। मैं एक छोटी सी धारा हूँ जो तुम्हारी ओर बहती है, विशाल नीला समुद्र। ओह, क्या तुम मुझे स्वीकार करने को तैयार हो? सुंदर समुद्र। ओह, छोटी सी धारा तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। ये पढ़ते ही तांग लैंग ने अपनी छाती पकड़ ली और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे जहर दे दिया गया हो और उसे खून की उल्टी आ रही हो। हे भगवान, ये क्या बकवास है? उसे ये पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसे फूलों का ये गुलदस्ता किसने दिया था। वह जानता था कि यह अजीब कविता किसकी कलम से निकली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि निंगशी को लू टिंगजियाओ ने आसानी से बहका लिया था।
अच्छा था। प्लेटिनम पैलेस में देर रात हो चुकी थी जब उसने दरवाजे का ताला खुलने और हल्के कदमों की आहट सुनी। लू टिंगजियाओ, जो गहरी नींद में सोता था, जागकर नीचे चला गया था। निंगक्षी को लिविंग रूम में देखकर वह हैरान रह गया। निंगक्षी, इतनी देर हो गई है, तुम क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, निंगक्षी दौड़कर आई और उसे चूमने के लिए चुपके से आगे बढ़ी। लू टिंगजियाओ पहले ही सो चुका था। उसने पजामा पहना हुआ था और देर रात पत्नी के अचानक शारीरिक स्नेह प्रदर्शन से वह अभी भी स्तब्ध था। लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने सहज ही लड़की की कमर थाम ली और उसकी पीठ को ढूंढते हुए चुंबन को और गहरा कर दिया। रात की ठंडी हवा के बीच धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसकी जानी पहचानी सांसों ने निंगक्षी को शांत कर दिया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, बड़े मालिक, मुझे रात भर रुकने दीजिए। क्या मैं आज रात लिटिल ट्रेजर के साथ सो सकती हूँ? मैंने अभी अभी किराया दिया है। लू टिंगजियाओ ने लड़की की ओर ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, क्या एक चुंबन पर्याप्त है? सच में, लिटिल ट्रेजर कितना प्यारा है। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। निंगक्षी ने फिर एक और चुंबन दिया। लू टिंगजियाओ ने हंसते हुए लड़की का भुगतान स्वीकार कर लिया। तुम अचानक यहाँ क्यों आ गईं? मुझे अचानक तुम्हारी और लिटिल ट्रेजर की याद आ रही है। अब मैं लिटिल ट्रेजर को गले लगाना चाहती हूँ। मैं पहले ऊपर जाकर नहाऊंगी और कपड़े बदलूंगी। निंगक्षी ने अधीरता से कहा। तो फिर जाओ। निंगक्षी उसके पास से उड़ती हुई निकली और उसके पास से कई काली पंखुड़ियां धीरे से नीचे गिरती हुई निकल गईं। लू टिंगजियाओ की उंगलियों ने उन काले गुलाब की पंखुड़ियों को पकड़ लिया और उसकी आंखें गहरी हो गईं। अध्याय 941, कोमल और सुगंधित माँ। अध्याय 941, कोमल और सुगंधित माँ। निंगक्षी ने जब स्नान किया और अपना पजामा पहन लिया तो वह लिटिल ट्रेजर के पास सोने के लिए चली गई। उसे यकीन ही नहीं था कि लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर कब उसकी सुरक्षा का स्रोत बन गए और इस नश्वर संसार में उसकी पहचान का प्रमाण बन गए। जब तक वह उन्हें देख पाती, उसमें साहस, प्रेरणा, जुनून और स्थिर हृदय बना रहता। लू टिंगजियाओ बिस्तर के पास जाकर बैठ गया और माँ बेटे की जोड़ी को कंबल से अच्छी तरह ढकने में मदद की। फिर लड़की की ओर देखा और पूछा, क्या कुछ हुआ? निंगक्षी धीरे से उठी और लू टिंगजियाओ की बाहों में झुक गई। कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि उससे कुछ भी न छिपाना ही बेहतर है, इसलिए उसने समझाना शुरू किया। दरअसल मैं आज रात किसी से मिलने गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें अब भी याद है या नहीं। मेरा पहला बड़ा भाई वही आदमी है जो चश्मा पहनता है और पिछली बार मुझे फिलाडेल्फिया ले गया था। मुझे याद है। लू टिंगजियाओ ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक धुंधली रोशनी भर गई। वो वही था। उसने अचानक मुझे आज रात बार में मिलने के लिए कहा, लेकिन चिंता मत करो, उसने मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं की। लेकिन दूसरे बड़े भाई ने पिछली बार उसे हराने के लिए कुछ गंदी चालें चली थीं, इसलिए वो उससे लड़ना चाहता था। फिर हमने दूसरे बड़े भाई के गुट छोड़ने के बारे में कुछ बातें की। खैर, जो भी हो, पहले बड़े भाई का हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने चुपके से हमारी मदद भी की और हमें पहले से बता दिया, निंगक्षी ने समझाया। और तब और फिर मैंने दूसरे बड़े भाई को ये कहते सुना कि लगता है अब वे चीन की ओर चले गए हैं। उस व्यक्ति सहित निंगक्षी आगे कुछ कहने से हिचकिचाई, यहाँ तक कि उसके हाव भाव भी थोड़े बदल गए थे। उसके आखिरी 3 शब्द सुनते ही लू टिंगजियाओ अवचेतन रूप से घबरा गया और आसपास का हवा का दबाव भी तुरंत कम हो गया। एक पल बाद उसने आखिरकार भारी आवाज में कहा, तो तुम क्या सोचती हो? निंगक्षी को अचानक एक ठंडक महसूस हुई और उसने लू टिंगजियाओ के उदास चेहरे पर एक नजर डाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मूड अचानक उदास क्यों हो गया है। मैं क्या सोचती हूँ, उस इंसान के बारे में या उस हालात के बारे में? जो भी हो, मुझे तो बस ये बहुत परेशान करने वाला लगता है। मैं अब उनसे या उनसे जुड़ी किसी भी चीज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं बस अपनी जिंदगी चैन से जीना चाहती हूँ, अपनी फिल्में शूट करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, अपनों के साथ रहना चाहती हूँ और अपनी प्यारी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ। मैं बस ठीक रहना चाहती हूँ। निंगक्षी के आश्वस्त करने वाले शब्दों के साथ लू टिंगजियाओ की कठोर और ठंडी अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई। आखिर वह एक बार उस व्यक्ति को पसंद तो कर चुकी थी और दूसरे लड़के के लिए लू टिंगजियाओ को कई बार ठुकरा चुकी थी। उसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं दूसरे व्यक्ति का वापस आना लू टिंगजियाओ के अंदर कोई भावनाएं तो नहीं हिला देगा। चिंता मत करो, मेरे रहते कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहते। इसीलिए तो मैं आपके करीब रहने के लिए यहाँ हूँ। सुबह के समय सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थीं और पूरे कमरे को गर्म कर रही थीं। खिड़की के सामने वाले बिस्तर पर लिटिल ट्रेजर अपने कंबल के नीचे से स्तब्ध होकर जाग रहा था। उसने अपने नन्हे शरीर को थोड़ा झुकाया और महसूस किया कि उसके बगल में एक गर्माहट है। दरअसल वहाँ कुछ मुलायम सा था और उसकी खुशबू अच्छी थी। छोटे लड़के ने जम्हाई ली, फिर आंखें खोलीं और सिर घुमाकर देखा। सबसे पहले उसने अप्रत्याशित रूप से देखा कि उसके बगल में आंटी जियाओशी खड़ी थीं। माँ, छोटे बन ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, जिस तरह बच्चे कैंडी और खिलौनों से भरा घर देखकर चौड़ी कर लेते हैं। उसे न तो कैंडी पसंद थी और न ही खिलौने, उसे आंटी जियाओशी पसंद थी। छोटा सा बच्चा तुरंत बिस्तर से लुढ़क गया और बिना पलक झपकाए अपनी माँ को घूरने लगा, जो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। उसने ध्यान से अपनी नन्ही सी उंगली माँ के चेहरे पर फिराई, फिर से। कोमल, बहुत गर्म, खुशी। अध्याय 942, छोटे खजाने से अलग नहीं होना चाहता। अध्याय 942।
छोटे खजाने से अलग नहीं होना चाहता। उसी समय दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। लू टिंगजियाओ दरवाजे की चौखट पर झुक गया और अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराया। उसकी अचानक आय खुशी से साफ जाहिर था। वो कल रात आई थी, लेकिन तुम तो सो चुके थे। नन्हे बन ने तुरंत अपने गाल फुलाकर पापा से शिकायत की कि उन्होंने उसे जगाया नहीं। इस तरह वह मम्मी के साथ ज्यादा समय बिता सकेगा। मम्म, बेबी, तुम जाग रही हो। निंगशी जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं और उस नन्हे बन को देखा, निंगशी का मूड खुश हो गया। उसने उस नन्हे बन को गले लगा लिया और बिस्तर पर लौटने लगी। ओह, मैं जागना नहीं चाहती, मैं काम पर नहीं जाना चाहती। मैं अपने प्यारे लिटिल ट्रेजर से अलग नहीं होना चाहती। सर्दियों की सुबह में इस तरह से उस मुलायम छोटे बन को गले लगाना सच्ची खुशी थी। लिटिल ट्रेजर ने तुरंत मम्मी जियाओशी को भी गले लगा लिया। वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। वह मम्मी जियाओशी से अलग नहीं होना चाहता था। उन दोनों को बिस्तर पर लौटते देख लू टिंगजियाओ हंसा और सिर हिलाया। मैं तुम दोनों को जाने में मदद कर सकता हूँ। निंगशी ने पलकें झपकाईं, फिर बिखरे बालों के साथ कंबल के नीचे से बाहर देखा। छोड़ो भी, लू टिंगजियाओ, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें इस समय परिवार के एक सख्त नेता की तरह हम दोनों को स्कूल और काम पर भेजकर हमें शिक्षित नहीं करना चाहिए? लिटिल ट्रेजर ने भी सूट पहनकर सिर हिलाया। बिल्कुल, लू टिंगजियाओ अवाक रह गया। ठीक है, यह उसकी गलती थी। जब निंगशी छोटे बन से पूरी तरह चार्ज हो गई तो वह तुरंत ऊर्जावान हो गई और उसने सारी परेशानियां और दुख पीछे छोड़ दिए। अब वह पूरी तरह से अपने काम में डूब सकती थी। दिन भर की ज्यादातर शूटिंग चेन हानचेन के साथ के दृश्यों की थी, जिनमें से एक लड़ाई का दृश्य था। उसे पहले से अभ्यास करना था, इसलिए जब बाकी सभी के दृश्य फिल्माए जा रहे थे तो वे दोनों बगल में अभ्यास कर रहे थे। चेन मिया ने उन्हें कुछ मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक को काम पर रखा था। चेन हानचेन आज काफी अच्छी मानसिक स्थिति में था, शायद इसलिए क्योंकि उसने उस दृश्य का इंतजार किया था जहां वह निश्चित रूप से निंगशी से बेहतर प्रदर्शन करेगा। अंततः आधे दिन बाद निंगशी एक कुर्सी पर झुकी हुई थी, धूप सेंकते हुए अपने पेय की चुस्कियां ले रही थी और अपने आसपास की लड़कियों के साथ अनौपचारिक बातचीत का आनंद ले रही थी, जबकि चेन हानचेन अभी भी पसीने से तरबतर था क्योंकि वह कोच के साथ अभ्यास कर रहा था। चेन हानचेन का उदास चेहरा देखकर चेन मिया उसके कंधे पर थपथपाने के लिए उसके पास गया। नौजवान, मैं तुम्हें बताना भूल गया, निंगशी पहले एक स्टंट डबल थी। चेन हानचेन के पास अब कोई शब्द नहीं था। अरे यार, क्या ये आदमी कोई राक्षस है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें ये अच्छी नहीं है? चेन हानचेन के जाने से पहले क्यूई फांग ने निंगशी की तरफ देखा और दौड़कर उसे पानी की बोतल दी। क्या ये आदमी पहले से ही आदमी था और गलत तरीके से पुनर्जन्म ले लिया? ये तो हद हो गई। चेन हानचेन ने निराश होकर आधी बोतल पानी गटक लिया। अगर वह सचमुच किसी पुरुष से हार गया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक महिला से हारना तो और भी ज्यादा बुरा था। वह एक पुरुष था, फिर भी वह एक महिला के बराबर नहीं हो सकता था। क्यूई फांग जानता था कि चेन हानचेन भी उसकी तरह ही लंबे समय से निंगशी से खुश नहीं थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, कोई बात नहीं, वो तो एक औरत है। मुझे नहीं लगता कि उसमें एक भी कमी है। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे वो शांत रहना बंद कर दे, फिर देखते हैं कि वो कैसे घमंडी बनी रहती है। बताओ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे लड़कियां खास तौर पर डरती हैं? कि उन्हें देखते ही वो अपना आपा खो देंगी और शायद रोने भी लगेंगी। चेन हानचेन ने क्यूई फांग की तरफ देखा। वह अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन चूंकि क्यूई फांग ऐसा करने को तैयार था, इसलिए वह उसे देखकर खुश हुआ। आखिरकार उसके लिए बहुत कुछ हो चुका था। चेन हानचेन ने सहजता से सुझाव देते हुए कहा, शायद सांप। अध्याय 943, यह मौत से डरने वाला है। अध्याय 943, यह मौत से डरने वाला है। अंततः जब चेन हानचेन के साथ लड़ाई वाले दृश्य की शूटिंग पूरी हो गई तो निंगशी अपनी सीट पर वापस आ गई। जैसे ही वह बैठी कि मिंग्यू अचानक उसकी ओर चल पड़ा। क्या हुआ? जब उसने देखा कि मिंग्यू उसे ढूंढ रहा है तो निंगशी को अजीब लगा। यह आदमी आमतौर पर किसी से बातचीत करने की पहल नहीं करता। उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से बचने के लिए उसने जानबूझकर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं कुछ दृश्यों का अभ्यास करने के लिए सीनियर की तलाश कर रहा हूँ, कि मिंग्यू ने कहा। ओह ठीक है, यह एक बहुत ही सामान्य कारण था, इसलिए निंगशी ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपनी स्क्रिप्ट उठाई और आगे कहा, देखती हूँ आज का हमारा सीन है। जैसे ही निंगशी बोल रही थी, अचानक उसकी कलाई पर ठंडी और फिसलन भरी सनसनी महसूस हुई, जिससे उसकी त्वचा पर प्रतिक्रिया हुई। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक छोटा सा सांप अचानक उसकी कलाई पर रेंग गया था। इससे पहले कि निंगशी कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने जियाओ ताओ की आंखों में अपनी जगह बना ली और उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। सांप, सांप क्यों है? भाई शी हिलना मत, हिलना मत। ये सचमुच एक सांप है। कितना घिनौना। यह जहरीला तो नहीं है? क्या करें, क्या करें? भाई शी, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को बुलाऊंगी। जी यूमिंग पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी, जबकि बाकी लड़कियां डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थीं। निंगशी कुछ कहने ही वाली थी कि अगले ही पल सांप के मिंग्यू के हाथों में था। कि मिंग्यू की उंगलियां सांप पर जकड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपने नंगे हाथों से ही कुचलकर मार डालेगा। अचानक निंगशी चिल्लाई, नहीं, मत करो, उसे मत मारो। कि मिंग्यू ने असमंजस में देखा। निंगशी ने दुखी होकर उसे देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोड़ो और इसे मुझे दे दो, उसे ये दे दो, जल्दी करो, ये तुमसे डरकर मरने वाला है। क्या तुम देख नहीं रही हो?
निंगक्षी के स्वर में स्पष्ट रूप से परेशानी थी। क्या वह देख नहीं सकता? जब उसने देखा कि निंगक्षी परेशान है और उसे एहसास हुआ कि यह एक जहरीला सांप नहीं है, तो के मिंग्यू ने आज्ञाकारी होकर सांप को उसके पास पहुंचा दिया। निंगक्षी ने हरे रंग के छोटे सांप को उठाया और उसके चमकदार शल्कों को थपथपाकर उसे दिलासा दिया। यह कोई जहरीला सांप नहीं है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह इतना प्यारा है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? के मिंग्यू अवाक रह गया। वह तो शुरू में उस सुंदरी को बचाने वाला हीरो बनना चाहता था, पर उसकी पत्नी ने उसे डांट कैसे दी। क्यूई फांग और चेन हानचेन भी ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। ये चीख पुकार और रोना धोना कहाँ था? ये सब उनके मन में सोची हुई पटकथा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा था? भाई शी, अब मजाक मत करो। सावधान रहो, ये तुम्हें काट सकता है। जियो ताओ इतनी डरी हुई थी कि अब वह कांप रही थी। चिंता मत करो, इस तरह का सांप काफी पालतू होता है। तुम इसे काट भी सकते हो और यह काटेगा भी नहीं। क्या तुम इसे सहलाना चाहोगे? शायद यह अपनी शीतनिद्रा से जाग गया है, इसीलिए ये छोटा सा सांप अभी भी बेहोशी की हालत में है। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद। जियो ताओ ने अपना सिर खड़खड़ाते ड्रम की तरह हिलाया, ये दिखाने के लिए कि वह दूसरी लड़कियों से अलग है और अपने सपनों के राजकुमार को उसे एक नई नज़र से देखने का मौका देने के लिए। जी यूमिंग ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। मुझे आने दो। जी यूमिंग के शुरू होते ही बाकी सभी लड़कियों ने भी देखा कि निंगक्षी के हाथ में जो सांप था वह पालतू था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह सचमुच जहरीला नहीं था, वे सब भी उसके पास चली गईं। निंगक्षी कैसे जहरीले सांप और बिना जहरीले सांप में अंतर करती है, ये सुनकर सभी लड़कियां उत्साहित हो गईं। क्यूई फांग ने रोते हुए अपने हाथ में तकिए को काटा। यह आदमी ना तो औरत है, नहीं मर्द, ये तो एक राक्षस है। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके मिंग्यू को क्या हो गया है? उसने पहले उसकी मदद क्यों की? क्या हम सब एक ही बचाव की रेखा पर नहीं होने चाहिए? वह दुश्मन की मदद कैसे कर सकता है? अध्याय 944, छोटा खजाना यहाँ मिलने आया है। अध्याय 944, छोटा खजाना यहाँ मिलने आया है। सभी की घबराहट को शांत करने के लिए निंगक्षी ने सभी को थोड़ी देर तक सांप के साथ खेलने दिया और फिर उसे झाड़ियों में छोड़ दिया। जब वह अपनी सीट पर लौटी तो निंगक्षी के दिमाग में कुछ कौंधा। अब सर्दी का मौसम था, इसलिए सांप अचानक बाहर नहीं निकल सकता था, जब तक कि उफ, आजकल के लड़के सचमुच बहुत अपरिपक्व हो गए हैं। हालांकि के मिंग्यू की पहले की प्रतिक्रिया ने उसे सचमुच चौंका दिया था। उस सांप को पकड़ने की उसकी गति थोड़ी ज्यादा ही तेज थी, है ना? वह उसे साफ देख भी नहीं पा रही थी। जब उसने निंगक्षी को अपनी ओर घूरते देखा तो के मिंग्यू ने पुकारा, वरिष्ठ। निंगक्षी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और अचानक उसके करीब आ गई। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता, है ना? वह आदमी संभवतः एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपरिवर्तित भाव से उत्तर दिया, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। यह नजारा देखकर जियाओ ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। भाई शी, तुम क्या कर रहे हो? लोग देख लेंगे। निंगक्षी सीधी खड़ी हुई और उदासीन भाव से बोली, इसमें घबराने की क्या बात है? मैं के मिंग्यू के साथ संवादों का अभ्यास कर रही हूँ। संवादों का अभ्यास कर रहे हो? जियाओ ताओ ने स्क्रिप्ट देखी। दरअसल फिल्म में भी ऐसा ही एक संवाद था। पता चला तुम अभ्यास कर रहे हो। तुमने मुझे डरा दिया भाई शी, तुम अभिनय में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी अभ्यास भी कितनी असली लगती है। धन्यवाद सीनियर, मैं अब तैयार होकर जा रहा हूँ, कि मिंग्यू ने जाने से पहले कहा। उसके कदमों में एक हल्की सी जल्दबाजी थी। जल्द ही शाम हो गई। निंगक्षी अगले सीन की तैयारी में लगी हुई थी कि तभी डायरेक्टर के असिस्टेंट की आवाज सुनाई दी, भाई शी, ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे मिलने सेट पर आया है। क्या कोई और व्यक्ति उससे मिलने आया है? क्या ये जूंग कीर या जियांग मुये था? निंगकसी ने ऊपर देखा और जब उसे सहायक के बगल में बैठे उस कोमल बच्चे की स्पष्ट झलक मिली तो उसने स्क्रिप्ट नीचे रख दी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई और फिर चिल्लाई, छोटा खजाना। जब उसने अपनी मम्मी को देखा तो सहायक के पास बैठा वह छोटा सा चेहरा तुरंत निंगकसी की ओर उड़ गया। भाई शी, क्या ये बच्चा तुम्हारा रिश्तेदार है? पहले एक लड़की इसे यहाँ ये कहकर लाई थी कि यह बच्चा तुम्हें ढूंढने आया है। सहायक ने उस नन्हे बच्चे को आंखों में चमक लिए देखते हुए कहा। सचमुच, उसने पहली बार इतना सुंदर बच्चा देखा था। लड़की लू परिवार की नौकरानी रही होगी। वान वान। यह नामुमकिन था कि वान वान लिटिल ट्रेजर को खुद भेजे, तो ये लू टिंगजियाओ का ही आदेश रहा होगा। शायद लू टिंगजियाओ ने देखा होगा कि कल उसका मूड खराब था, इसलिए उसने किसी को लिटिल ट्रेजर को भेजने के लिए खास इंतजाम किया था। जब निंगक्षी ने इस बारे में सोचा तो उसने खुशी खुशी उस छोटे बन को उठाया, फिर कुछ सोच विचार के बाद समझाया, यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बच्चा है, मेरा धर्मपुत्र। उसने निर्णय लिया कि लिटिल ट्रेजर के लिए उसके धर्मपुत्र की पहचान ग्रहण करना सबसे सुविधाजनक था और इससे कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी। यह अच्छी बात थी कि इस टीम के सदस्य सरल स्वभाव के थे और लिटिल ट्रेजर को कोई नहीं जानता था, इसलिए यदि लिटिल ट्रेजर सेट पर उनसे मिलने भी आती तो कोई समस्या नहीं होती। एक आत्मविश्वासी और अनियंत्रित आदमी एक गोरी और मुलायम छोटी बन को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। उसकी अभिव्यक्ति पानी की तरह कोमल है, जबकि छोटी बन स्नेह और चिपचिपाहट के साथ आदमी की गर्दन को गले लगाती है। ये दृश्य एक पेंटिंग की तरह दिल को छूने वाला और सुंदर था। सहायक ने आश्चर्य से कहा, ये बच्चा आपके बहुत करीब लगता है। हम उसके माता पिता व्यस्त रहते हैं, इसलिए वह आमतौर पर मेरे साथ ही रहना पसंद करता है। मुझे उम्मीद है कि वह सबके लिए ज्यादा परेशानी का सबब नहीं बनेगा। वह बहुत आज्ञाकारी है और यूं ही इधर उधर नहीं भागेगा।
निंग शी ने पहले ही माफी मांग ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारा काम पूरा होने में केवल एक ही दृश्य बाकी है, इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, सहायक ने तुरंत जवाब दिया। अरे निंग कसी, तुमने ये गुड़िया कहाँ से चुराई? चेन मियाँ वहां आया और निंग कसी की बाहों में छोटी गुड़िया को देखकर चौंक गया। अध्याय 945 प्यारी सी अभिव्यक्ति। अध्याय 945 प्यारी सी अभिव्यक्ति। क्या अपहरण? यह मेरा धर्मपुत्र है, निंग शी ने जोर देकर कहा। चेन मियाँ बार बार छोटे बन को देख रहा था, उसकी आंखें पल पल चमकती जा रही थीं। ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इसे हमारे उद्योग में शामिल होने में दिलचस्पी है? निंग शी का मुंह चिढ़कर बोला। वह सिर्फ 5 साल का है। ठीक है, तो क्या हुआ अगर वो 5 साल का हो गया? तुम्हें तो जल्दी ही शुरू करना होगा। मुझे उसे संभालने दो, मैं पक्का कर दूंगा कि वो मशहूर हो जाए। चेन मियाँ बहुत उत्साहित लग रही थी, उसकी आभा, उसकी आंखें और यहाँ तक कि उसकी नाप भी। मैं दावे से कह सकती हूँ कि बड़ा होने पर वो जरूर खूबसूरत होगा। नहीं, शुक्रिया। बेशक, वो खूबसूरत तो होगा ही। जरा उसके पापा को तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हारे पास उसके माता पिता का फोन नंबर है? मैं उनसे बात करूंगा। चेन मियाँ जिद कर रहा था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए फोन कर रहा हूँ। उसे अभी पढ़ाई करनी है। डायरेक्टर, उसकी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कीजिए। तुम छोटे बदमाश हो, तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितने बच्चों को अस्वीकार किया है। निंग शी द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद चेन मियाँ अफसोस के साथ वहां से चले गए। जैसे ही वह वहां से गया, उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। वाह, ये बच्चा कितना प्यारा है। ठीक है ना? निंग शी को उस छोटे बन पर गर्व था। बहुत भयानक। कोई आश्चर्य नहीं कि निर्देशक को इतनी दिलचस्पी थी। मैं उसे गले लगाना पसंद करूंगा। लिटिल ट्रेजर इधर उधर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसे किसी मुलायम खिलौने की तरह गले लगाया जाएगा, वह अपनी माँ से चिपक गया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया, बिल्कुल किसी छछूंदर की तरह। निंग शी ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराई। माफ करना, वो थोड़ा शर्मीला है और बात करना पसंद नहीं करता। ओह, वो शर्मीला होने के बावजूद भी प्यारा है। उसके हाव भाव तो देखो। मैंने तो भविष्य में बच्चे न करने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर मेरा बच्चा इतना प्यारा है तो मैं भी उसे जरूर पालूंगी। जी यूमिंग का दिल पिघल गया। क्यूई फॉन्ग निराश था क्योंकि अधिक लोगों ने निंग शी को घेर लिया था। पहले जियांग मुये थी, फिर जूंग की राय और आज ये बेहद प्यारी बच्ची थी। आखिर वो कौन थी? हे भगवान, उसे जीवन में सारी अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं? दिखावा। चेन हानचेन ने व्यंग्य किया। क्यूई फॉन्ग ने कहा, मुझे पता है ना? क्यूई फांग ने के मिंग्यू की ओर देखा और उम्मीद कर रहा था कि वह उनके साथ लड़ाई में शामिल हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने एक बार निंग शी की मदद की थी, क्यूई फांग ने उसे 3 मस्कटियरों से बाहर निकालने का फैसला किया। खैर, ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में कभी इसमें था। हालांकि निंग शी थोड़ी देर और उस छोटे बन के साथ रहना चाहती थी, पर उसका अगला सीन जल्द ही शुरू होने वाला था, इसलिए उसने जल्दी से उस छोटे बन को चूम लिया। मैं काम की तैयारी करने जा रही हूँ, यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? छोटे बच्चे के हाथ में स्नैक्स का एक बड़ा गुच्छा था जो क्रू ने उसे दिया था और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। जियो ताओ, कृपया उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करें। ठीक है भाई शी, अब जाओ। जियो ताओ ने खुशी खुशी अपना नया सौंपा गया मिशन स्वीकार कर लिया। ऐसा लगा जैसे भाई शी उस छोटे बच्चे के साथ बहुत ही सौम्यता से पेश आ रहे थे, मानो वह उसकी असली माँ हो। निंग शी के ड्रेसिंग रूम में जाने के कुछ देर बाद कुर्सी पर बैठा छोटा बच्चा अचानक एक दिशा में ध्यान केंद्रित करने लगा। वह के मिंग्यू को देख रहा था। छोटा खरगोश कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर नीचे देखा, फिर यूं ही घूरता रहा जैसे कोई उलझन में हो। उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और भौहें सिकोड़ लीं। छोटे खजाने, क्या हुआ? उसकी प्यारी अभिव्यक्ति देखकर जियो ताओ का दिल पिघल गया। छोटे बन ने पलकें झपकाईं और अचानक कुर्सी से नीचे कूद गया और के मिंग्यू की ओर दौड़ पड़ा। अध्याय 946 जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। अध्याय 946 जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। लिटिल ट्रेजर के मिंग्यू के पास दौड़ा और उसे देखता ही रह गया। के मिंग्यू चुप रहा। सामने घूरने से अब उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसलिए लिटिल ट्रेजर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, बार बार उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई वैज्ञानिक अवलोकन कर रहा हो। जियाओ ताओ को ये स्थिति एक साथ उलझन भरी और मजेदार लगी। उसने कहा, लगता है ये बच्चा आपको पसंद करता है, टीचर के। यह आपके साथ खेलना चाहता है। के मिंग्यू ने अपनी लंबी बाहें फैलाकर लिटिल ट्रेजर को एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाने से बचाया। वह थका हुआ लग रहा था। सब ठीक है। क्यूई फांग सचमुच नाराज हो गया। एक ही पंख के पक्षी एक साथ रहते हैं। इस लड़के का सौंदर्यबोध भी उतना ही विकृत है। यहाँ के सभी सुंदर लड़के लड़कियों में से ये के मिंग्यू के पास गया। चेन हानचेन ने बस एक नजर बच्चे पर डाली, फिर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में लग गए। क्यूई फांग ने आलस से स्क्रिप्ट पलटते हुए बुदबुदाया। अगला सीन निंग शी और के मिंग्यू के बीच है। निंग शी महिला वेश में होगी। वैसे यहाँ 2 दिन से मैंने निंग शी को महिला वेश में नहीं देखा। इसकी कल्पना करना वाकई मुश्किल है। जियो ताओ, क्या तुम निंग कसी का बैग अंदर लाने में मेरी मदद कर सकते हो? ड्रेसिंग रूम से ये क्यू की आवाज गूंजी। जियो ताओ ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, आ रहा हूँ। शिक्षक के, क्या आप कुछ देर के लिए उसकी देखभाल कर सकते हैं? मैं अभी वापस आती हूँ। जियो ताओ ने के मिंग्यू से मदद मांगी क्योंकि उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर उसे पसंद करता है। जरूर। जियो ताओ के जाने के बाद भी लिटिल ट्रेजर के मिंग्यू के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था।
के मिंग्यू ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। निंगशी को जल्दी ही काम खत्म कर देना चाहिए था और अगर उसने लिटिल ट्रेजर को उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते देखा तो मेरे इर्द गिर्द चक्कर मत लगाते रहो, के मिंग्यू ने अंततः कहा। लिटिल ट्रेजर उसके सामने रुक गया, लेकिन उसकी नजरें उससे हटी नहीं। वह किसी जिज्ञासु बिल्ली की तरह अपनी रुचि की वस्तु को घूर रहा था। उसने के मिंग्यू के चेहरे को अपने हाथ से छूने की भी कोशिश की। ये बच्चा इस मामले में निंगशी जैसा ही था, यहाँ तक कि उनकी प्रतिक्रिया भी एक जैसी थी। के मिंग्यू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। निंगशी इस समय ड्रेसिंग रूम से बाहर आई और छोटा बन जल्दी से उसके पास गया। के मिंग्यू को राहत मिली, फिर उन्होंने ड्रेसिंग रूम की ओर देखा। निंगशी ने गुलाबी रंग की वन पीस फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी। उसके गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और उसके कर्व्स खूबसूरती से उभरे हुए थे, जबकि उसके लंबे काले बाल और खूबसूरत आंखें उसके पूरे लुक को और निखार रही थीं। मेकअप आर्टिस्ट ने शायद पिछले सीन्स के लिए उसकी त्वचा को टैन किया था। उसकी असली त्वचा का रंग एकदम चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह चलते हुए भी दमक रही हो। हे भगवान, क्या ये सचमुच हमारा भाई शी है? बहन ये क्यों? आपके पास क्या कौशल है? वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गई है। अध्याय 947 अपने बेटे द्वारा पता लगाया गया। अध्याय 947 अपने बेटे द्वारा पता लगाया गया। यह मैं नहीं हूँ, भाई शी खुद असली है। मैं तो बस यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत सुधार कर देती हूँ। ये कियू अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर हमेशा की तरह प्रभावित हुई। उसकी क्षमताएं अनंत थीं। सीनियर बहुत सुंदर है। जी यूमिंग हक्की बक्की रह गई। एक महिला होने के बावजूद वह प्रभावित हुई, जैसा कि सीनियर से उम्मीद थी। आप आकर्षक हैं, चाहे आप पुरुष या महिला की तरह व्यवहार कर रहे हों। मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही समलैंगिक बन जाऊंगी। सिर्फ जियाओ ताओ ही शांत रह पाए। अब सबने देख लिया था कि उसकी बहन शी कितनी खूबसूरत औरत थी। बहन झिझी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। गल्प भीड़ में क्यूई फॉन्ग निंगशी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। निंगशी चेन हानचन की स्क्रिप्ट फर्श पर गिर गई। निंगशी मुस्कुराती हुई मुड़ी जब उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। चेन हानचन ने लड़की की मुस्कान देखकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और दिमाग शून्य हो गया। ये कुछ भी नहीं है। उसने सोचा कि यह महिला भी वैसी ही है जैसी उसने पहले देखी अन्य महिला सेलिब्रिटीज की। टीवी और तस्वीरों में दिखाए गए दृश्य बस बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए प्रभाव थे। आमतौर पर उनकी वास्तविक छवि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवि से कई गुना बदतर होती थी। यहाँ तक कि कुछ तो बिल्कुल अलग इंसान जैसी दिखती थीं। ये पहली बार था जब उसने किसी को असल जिंदगी में तस्वीरों और फिल्मों से ज्यादा बेहतर देखा। पर्दा उसकी बेहतरीन छवि को निखारने में असमर्थ था। उसने उसे सीमित कर दिया था। उसने कुछ समय पहले उसकी जांच की थी और सोचा था कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन अब जाकर उसे उसके बारे में सही जानकारी मिली। क्यूई फांग जल्दी से उसके पास गया और उसे अपना कोट दिया। वरिष्ठ, ठंड है, दृश्य अभी शुरू नहीं हुआ है, मेरा कोट इस्तेमाल करो। क्यूई फॉन्ग, आप इसमें बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत तेज हो। हा हा हा। यह आदमी। जब सबका ध्यान निंगशी पर था कि मिंग्यू ने उस छोटी बच्ची को एक कंबल दिया। तुम्हें पता है क्या करना है? इस बार उन्होंने अपनी असली आवाज का इस्तेमाल किया। वह अपने बच्चे को यहाँ भेजकर अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बेवकूफ बना लिया था, लेकिन उसके बेटे को पता चल गया था। लिटिल ट्रेजर को अपने चारों ओर घेरने और निंगशी को संदिग्ध बनाने के बजाय उसने लिटिल ट्रेजर को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। छोटे बन्ने ने देखा कि सब लोग उसकी माँ के आसपास हैं, तो वह उत्सुक हो गया और अचानक अपने पिता के बारे में सब कुछ भूल गया। उसने कंबल उठाया और चल दिया। इससे पहले कि निंगशी क्यूई फॉन को जवाब दे पाती, छोटी बन ने अचानक उसके सामने एक कंबल रख दिया। निंगशी उस छोटे बन की तरफ मुड़ी और उसका दिल छू गया। क्या ये मेरे लिए है? बहुत बहुत शुक्रिया। क्यूई फॉन्ग एक पराजित पालतू कुत्ते की तरह निराश महसूस कर रहा था। निंगशी ने खुद को उस कंबल से ढक लिया जो लिटिल ट्रेजर ने उसे दिया था और क्यूई फॉन्ग को धन्यवाद दिया। धन्यवाद, मेरे पास पहले से ही एक कंबल है। सर्दी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करो। क्यूई फॉन्ग उसके प्रति प्रस्ताव से खुश था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, सीनियर। अध्याय 948 कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अध्याय 948 कितना दुर्भाग्यपूर्ण। चेन हानचेन अवाक होकर क्यूई फॉन्ग को देख रहा था। वह कौन था जो उसके बगल में शिकायत करता रहा और निंगशी को तरह तरह के नाम से पुकारता रहा, यहाँ तक कि उसने सांप को भी वहाँ रख दिया। क्या क्यूई फॉन्ग को सिर्फ स्मृति हानि का अनुभव हुआ? क्यूई फॉन्ग ने खुशी से घोषणा की, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं सीनियर का प्रशंसक बनूंगा। एक वीआईपी प्रशंसक। क्या मेरा दिमाग पहले से ही खराब था? मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा था और एक सुंदर लड़की के लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। मैं कितना असफल था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मिंग्यू यहाँ सबसे ज्यादा हिसाब किताब वाला था। उसे सब पता था और वो सीनियर के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। उसने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा और तो और उसने अभी अभी उसे बचाया भी है। मेरी तरफ से कितनी बड़ी गलती हुई। क्यूई फॉन्ग मन ही मन पछतावे से बुदबुदाता रहा, लगभग हताश होकर खुद को थप्पड़ मारने ही वाला था। फिर अचानक उसने निंगशी को घूरा। वह वाकई बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है? मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है हानचेन कि तुम ही मुख्य पात्र हो। चेन हानचेन अवाक रह गया। क्या आप अपने नजरिए में बदलाव के लिए कम से कम एक संक्रमण काल तो तय कर सकते हैं? ये तो बहुत जल्दी है।
आपके सिद्धांत कहाँ हैं? जो भी हो, अभी तक उसे डांटने के लिए वह सही व्यक्ति नहीं था। चेन हानचन ने अपनी स्क्रिप्ट उठाई, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। क्यों? उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह एक घमंडी आदमी थे और मनोरंजन उद्योग की महिलाओं के बारे में निर्णय करते समय वह विशेष रूप से सख्त थे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तुम पिछली बार से भी ज्यादा सुंदर हो। चेन मियां निंगक्षी के व्यवहार से संतुष्ट था और उसके पास उससे शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह उनकी पिछली फिल्म में सहायक भूमिका निभा रही थीं, तब वह बिना मेकअप के पर्दे पर आई थीं और उस समय वह पहले से ही काफी आकर्षक लग रही थीं। अब नए और युवा मेकअप के साथ वह जीफेक्सयू की उनकी छवि में पूरी तरह से फिट बैठ रही हैं। निंगक्षी और शियाओ के भी इधर आओ, चेन मियां ने पुकारा। कल तुम लोगों ने जिस तरह से इतना अच्छा सहयोग किया, उसे देखते हुए ये दृश्य ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। निंगक्षी, बस वही करो जो तुम सबसे अच्छा करती हो। यह वह हिस्सा है जिस पर तुम्हें बाद में ध्यान देना होगा। निंगक्षी छोटे बन का हाथ पकड़े हुए निर्देशक के सामने खड़ी थी। उसका ध्यान निर्देशक पर था और छोटा बन के मिंग्यू के बगल में खड़ा था, लेकिन निर्देशक अब उसे घूर नहीं रहा था। बाद में चेन मियां ने ताली बजाई। ठीक है सब लोग, आज ये हमारा आखिरी सीन है। इसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। ये दृश्य मुख्य नायिका की महिला वेशभूषा में अचानक दूसरे मुख्य नायिका से मुलाकात के इर्द गिर्द घूमता है। चूंकि दोनों ने अच्छा अभिनय किया था, इसलिए एक ही टेक काफी था। सभी कर्मचारी इतने काबिल कलाकारों को अपनी टीम में पाकर बहुत खुश दिख रहे थे। काम समाप्त होने के बाद एक आदमी तेजी से बाहर निकला और जैसे ही वह उस दिशा में मुड़ने वाला था, किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। सीओ लू निंगक्षी उसका इंतजार कर रही थी और वह जानबूझकर उसके सामने खड़ी हो गई। वरिष्ठ के मिंग्यू ने आश्चर्य से कहा। निंगक्षी गुस्से से भर गई। लू टिंगजियाओ, नाटक करना बंद करो। लिटिल ट्रेजर ने तुम्हारे चारों ओर 23 बार चक्कर लगाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? के मिंग्यू चुप रहा। उसे लगा कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है, लेकिन उसने फिर भी उन्हें देख लिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर भी लू टिंगजियाओ को लगा कि वह अभी भी चीजों को बदल सकता है। मैं वास्तव में नहीं समझ पाया कि आपका क्या मतलब है, सीनियर। क्या आपने मुझे कोई और समझ लिया है? वह आदमी मासूमियत से अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। निंगक्षी ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सच में लू टिंगजियाओ नहीं हो? के मिंग्यू ने उत्तर दिया। नहीं। निंगक्षी ने सिर हिलाया। ओह, मैं ठीक हूँ। मुझे अपना सवाल दोबारा पूछने दो। के मिंग्यू को लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ी देर रुकने के बाद निंगक्षी ने उसे घूरते हुए पूछा, श्रीमान, क्या आप सचमुच मेरे पति नहीं हैं? अध्याय 949, छोटा खजाना ब्रांड पिता खोज उपकरण। अध्याय 949, छोटा खजाना ब्रांड पिता खोज उपकरण। के मिंग्यू चुप रहा। लू टिंगजियाओ को उम्मीद नहीं थी कि निंगक्षी ऐसा करेगी। वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं कैसे दे सकता था। आदमी ने अपने होंठ काटे और चुपचाप खड़ा रहा। निंगक्षी ने कंधे उचकाए और हाथ हिलाते हुए मुंह फेर लिया। ठीक है, लगता है मैं गलत हूँ। तुम मेरी प्यारी नहीं हो सकती। निंगक्षी की कलाई अचानक पकड़ ली गई और उसे दो मजबूत बाहों में भरकर गले लगा लिया गया। उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मैं हूँ। फिर उसने लड़की के होठों को बेतहाशा चूमा। अंधेरी गली में लड़की को दीवार से सटाकर जोर जोर से चूमा गया। हवा का माहौल सचमुच गर्म हो गया। दर्द हो रहा है? निंगक्षी को लगा कि उसकी जीभ सुन्न हो रही है और उसके होठों पर भी हल्का सा दर्द हो रहा है, इसलिए उसने शिकायत की। उस आदमी ने उसे और भी गहराई से चूमा। वह मानो उसमें समा जाना चाहता था। तुम शरारती हो। निंगक्षी ने उस आदमी के होंठ धीरे से काटे। तुम बहुत शरारती हो। अगर लिटिल ट्रेजर ब्रांड वाला बाप ढूंढने वाला उपकरण न होता, तो तुम मुझसे कब तक छिपते? लिटिल ट्रेजर ब्रांड पिता खोज उपकरण, ये वास्तव में एक सटीक नाम था। हमेशा के लिए, लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया। यदि उसे पता नहीं चला होता, तो वह उससे यह बात छिपाना जारी रखने के लिए तैयार था। निंगक्षी बहुत गुस्से में थी। तो फिर तुमने अभी क्यों कबूल किया? तुम इनकार भी कर सकती थीं। मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। लू टिंगजियाओ ने आह भरते हुए कहा, आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी मना नहीं कर सकता। हम्फ। निंगक्षी ने उसके प्रति बहुत ही उच्च और शक्तिशाली व्यवहार किया। लू टिंगजियाओ को उसे इस तरह देखना बहुत अच्छा लगा और वह उसे फिर से चूमने वाला था। निंगक्षी ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। मैं सच कह रही हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या इसलिए कि इस फिल्म में कुछ खतरनाक दृश्य हैं और तुम चिंतित हो? उसे याद आया कि लू टिंगजियाओ ने शियोंगजी से अपनी रक्षा करने के लिए कहा था। फिर वह घटना घटी जिसमें फिलाडेल्फिया में उसकी लगभग जान ही चली गई थी। लू टिंगजियाओ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह शायद अब शियोंगजी या किसी और पर अपनी रक्षा के लिए भरोसा नहीं कर सकता था। क्या इसीलिए वह व्यक्तिगत रूप से आए थे? उसे जो पता था, उसके अनुसार इतना अच्छा मास्क मिलना आसान नहीं था और ये मास्क त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसे लगभग 10 मिनट तक पहनना ही किसी व्यक्ति को असहज कर सकता था। फिर भी उसने इसे इतनी देर तक पहना। निंगक्षी का दिल नर्म पड़ गया। यह एक कारण है। लू टिंगजियाओ ने उसकी ओर देखते हुए इनकार नहीं किया। दूसरा कारण मेरे लिए था। हम दोनों बहुत व्यस्त रहते हैं, साथ ही हम अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए हमें साथ बिताने के लिए बहुत कम समय मिलता है। मुझे तुम्हारी याद आती थी। मुझे माफ कर दो। निंगक्षी ने महसूस किया कि उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। इसके अलावा अभिनय का अनुभव लेने से मुझे आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, जिससे मैं आपसे बात करने के लिए कुछ सामान्य विषय पा सकूंगा और तब आप शायद मुझे कम उबाऊ पाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो।
मुझे मेरा बॉस सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा। निंग शी की असंतुष्टि एक भावुक पल में बदल गई जब उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे चूम लिया। अध्याय 950। तुम मुझसे शादी कब करोगी? अध्याय 950। तुम मुझसे शादी कब करोगी? तूफान बीत चुका था। जैसे ही लू टिंगजियाओ उस लड़की को चूम रहा था, उसका घबराया हुआ अस्थिर दिल वापस उसके पास आ गया। निंग शी ने अपना सिर झुकाया और उसे प्रभावशाली नजरों से देखा। लू टिंगजियाओ, मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा अभिनय कर सकते हो। मैं तो तुम्हारे कारण अपनी नौकरी ही गंवा बैठी थी। लू टिंगजियाओ ने उत्तर दिया, मुझे एक महान शिक्षक का धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारा कोई शिक्षक भी है? कौन है वो? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं? निंग शी ने उत्सुकता से पूछा। आप मुझे? लू टिंगजियाओ ने कहा, मैंने वे सभी किताबें और नोट्स पढ़ लिए हैं जो आपने मेरे पास छोड़े थे। इस समय निंग शी पूरी तरह से अवाक थी। अभिनय की तकनीक सीखने से लेकर हर दिन पहनने वाले मुखौटे को तैयार करने तक बहुत सारे काम करने थे। इन सब में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही। लू टिंगजियाओ ने संभवतः फिलाडेल्फिया से वापस आते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। वह पूरी तरह समझती थी कि वह कितना व्यस्त था। लगभग हर केस जिस पर वह काम करता था, उसकी कीमत कुछ $100 मिलियन से ज्यादा होती थी। फिर भी उसने उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए इतना समय निकाला था। उसे डर भी था कि कहीं वह नाराज न हो जाए, इसलिए उसने अपनी योजना छिपाई। उसका करियर उच्च वर्ग के समाज द्वारा तिरस्कृत था, फिर भी वह उसके साथ रहने, उसे बेहतर ढंग से समझने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था। इससे पहले किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। निंग शी ने उस आदमी को गले लगाया। अम्मम, मैं तो अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नागरिक प्रशासन ब्यूरो शायद इस समय बंद हो चुका है, लेकिन मैं उन्हें वापस आने के लिए कह सकता हूँ या शायद वे आवश्यक दस्तावेज मेरे घर ले आएं। उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बकवास बंद करो। निंग शी हंसी। लू टिंगजियाओ ने आह भरी और अपना सिर लड़की के कंधे पर टिका दिया। निंग शी, अभी कुछ समय पहले ही हमारा रिश्ता शुरू हुआ है और यह शायद बहुत अचानक हुआ होगा, लेकिन मैं हर पल यही सोचता रहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगी? निंग शी ने उसे चुपचाप देखा, फिर गंभीर स्वर में उसने कहा, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूंगी। कार में निंग कसी गाड़ी चला रही थी और पीछे लू टिंगजियाओ और लिटिल ट्रेजर बैठे थे। लू टिंगजियाओ ने अपना मुखौटा नहीं हटाया था और उसके चेहरे पर अभी भी के मिंग्यू का चेहरा था, इसलिए छोटा लड़का उसे घूरता रहा और उसने फिर से अपना हाथ उसके चेहरे पर बढ़ाया। लू टिंगजियाओ उसके करीब गई और उसे छूने दिया। छोटे बच्चे ने उसके चेहरे को छुआ और महसूस किया, वह नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब निंग शी ने रियरव्यू मिरर से उन दोनों को देखा तो उसने कहा, लू टिंगजियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि लिटिल ट्रेजर में कुछ विशेष क्षमताएं हैं? हम चाहे कितना भी रूप बदल लें, वह हमें पहचान लेगा। लू टिंगजियाओ ने सोचा, पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि उसके बेटे में ऐसी क्षमता है। कुछ लोगों का देखने का अपना अनोखा तरीका होता है। अक्सर वे छोटी छोटी चीजें भी देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन यह शायद कुत्ते की सूंघने की शक्ति जैसा ही है। वह ऐसी चीजों का पता लगा सकता है जो दूसरे नहीं लगा सकते। आप हमारे बेटे की तुलना कुत्ते से कैसे कर सकते हैं? ओह, मेरा एक और सवाल है, आप एक बेहतर दिखने वाला मुखौटा क्यों नहीं बनाते? मैंने निर्देशक से सुना है कि आपको मुख्य पुरुष भूमिका निभानी थी, लेकिन आपकी छवि उनके मन में फिट नहीं बैठी, इसलिए आप सहायक मुख्य भूमिका में आ गए। लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, मैं पहले से ही बहुत सुंदर हूँ। निंग शी अवाक रह गई।